हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शुभम पाठक। मैं आपको दिवालीपुरा यूथ चैनल के थ्रू ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में 12th इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री कवर करने जा रहा हूँ एमसीक्यू ओरिएंटेशन में। अभी जो आपको जितने भी पेपर्स मिलेंगे वो प्योरली एमसीक्यू ओरिएंटेशन के रहेंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में। जैसे जैसे रिस्पांस बढ़ेगा, आप लोगों का लाइक बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, हम लाइव वीडियोज़ में भी इंक्लूड करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने से लेकर सॉल्व कराने तक, डाउट क्लियर करने तक और 50 आउट ऑफ 50 एमसीक्यू में स्कोर करने तक, बोर्ड के एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक रहने की मेरी पूरी गारंटी आप लोगों के साथ है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारे पेपर फर्स्ट से, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द यूनिट ऑफ इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट इज। तो आप सभी को दिख सकता है ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। तो इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट का मतलब होता है कि वो हमें केवी की वैल्यू पूछ रहा है या केवी की यूनिट पूछ रहा है, ठीक है। दो तरीके के नाम रहते हैं केवी के। एक तो आप बहुत फेमस तरीके से जानते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, और उसका जो दूसरा नाम यूज़ करा जाता है उसी को इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। केएफ का भी दो नाम रहते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा फॉर्मूला डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू आई के साथ फॉर्मूला हमेशा यूज करना है, क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर क्वेश्चन बना भी और बिगाड़ भी सकता है, ठीक है। केवी इनटू मोलालिटी, तो अगर मुझे केवी की यूनिट ढूंढनी है तो मोलालिटी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेल्टा टीवी अपॉन मोलालिटी। चेंज इन टेम्परेचर की यूनिट हमेशा केल्विन में रहेगी, ठीक है। डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, बट हमें पता है कैलकुलेशन हमेशा केल्विन के रिस्पेक्ट में करी जाती है। मोलालिटी का मतलब होता है मोल केजी इनवर्स, बट इसका भी इन्वर्स कर रहे हैं तो इन्वर्स -1 हो जाएगा, तो यूनिट अल्टीमेटली हो जाएगी केल्विन, मोल इन्वर्स और केजी। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो आगे बढ़ते हमारा यूनिट कौन सा रहेगा? अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH। क्या होता है हेनरीज कांस्टेंट? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हेनरीज कांस्टेंट की जो इक्वेशन रहती है वो हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब मैं हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट आता है, उसी को मैं हेनरीज कांस्टेंट बोलता हूँ। सो बहुत स्पेसिफिक गैसेस की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमें एनसीईआरटी के एक टेबल में दे रखा है, हमें उसे कतई मगअप नहीं करना है। वी डोंट नीड टू लर्न दोज वैल्यूज़। वो हमें वैल्यूज़ देगा जब भी इस रिलेटेड में क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, बट मुझे एमसीक्यू के रिस्पेक्ट में आपको और मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ N2 एंड O2 गैसेस के लिए, तो जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा इन गैसेस का तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी। और दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग रिलेशन हमें इसी क्वेश्चन के थ्रू एक बात पता होनी चाहिए कि जब हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो सॉल्युबिलिटी में फ़र्क आएगा, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी और हेनरीज कांस्टेंट के बीच में भी एक इन्वर्स रिलेशन रहता है। हालांकि हम हमारे आने वाली सीरीज़ में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, बट यहाँ आपको मैंने ग्लिम्पसेस दे दिए हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हर गैस के लिए हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं करती है। डेटा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेटा O2 और N2 गैस रहेगा, जहाँ हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी। सो इस केस में भी फर्स्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, आगे बढ़ते। वी हैव 3 aqueous solution of NaCl labeled as A, B and C with concentration 0.1 molar, 0.01 molar and 0.001 molar respectively. The value of Ventov factor for this solution will be. So आपको पता होना चाहिए कि NaCl एक्चुअली डिसोसिएट होता है। तो जो भी सॉल्यूट्स डिसोसिएट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी डिसोसिएट होते हैं, तो वहाँ पे डिसोसिएशन के लिए I का रिलेशन बहुत I इज इक्वल्स टू 1 + n-1 अल्फा होता है, जहाँ n नंबर ऑफ आयंस बताता है कि वो किस में डिसोसिएट हो रहे होते हैं, और अल्फा जो होता है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, DOD, जो हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी सुन रखा होगा इक्विलिब्रियम में। सो अगर आप डायरेक्ट रिलेशन देखेंगे तो जितनी ज़्यादा अल्फा की वैल्यू रहेगी उतनी ज़्यादा I की वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी। मतलब दोनों के बीच में एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन होल्ड कर रहा है। क्योंकि NaCl के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो N की वैल्यू Na+ और Cl- के अकॉर्डिंग N की वैल्यू नंबर ऑफ आयंस एग्जैक्टली 2 है। कितने हैं? 2। ओके, अब सर हमें अल्फा और कंसंट्रेशन के बीच का रिलेशन कैसे पता चलेगा?
तो यहाँ पे भी हम थोड़ा 11th में फ्लैशबैक करके देखते हैं तो एक ऑसवर्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन रहता था जो हमेशा ये बात बताता था कि जब जब अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंडेंट रहती है, ठीक है। तो जब मैं अल्फा कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने का मतलब रहता है मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूँ। अब वॉल्यूम इंक्रीज करने पे अल्फा हमेशा बढ़ता है बेटा, हमेशा। दिस इज नोन एज ऑसवर्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन जो हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है। अगर आप चाहे तो हम इसका डेरिवेशन भी बहुत क्विकली कर सकते हैं। कोई भी गिवन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए मैं सी अल्फा स्क्वायर लिख सकता हूँ जो एक स्टैंडर्ड रिलेशन रहता है। अगर आप इसको पैरामीटराइज करेंगे तो अल्फा इज इक्वल्स टू के अपॉन सी लिखा जा सकता है। तो यहाँ से भी आपको एक रिलेशन होल्ड करता हुआ दिख रहा होगा कि जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज करूँगा, सी की वैल्यू डिक्रीज करूँगा तो अल्फा क्या कर रहा होगा, इंक्रीज। अब कंसंट्रेशन डिक्रीज कब होता है, जब मैं डाइल्यूशन कर रहा होता हूँ, यानी मैं वाटर को बाहर से ऐड कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग सबसे लीस्ट कंसंट्रेशन किसके पास है, 0.001 मोलर कंसंट्रेशन सी वाले के पास है। तो उसका अल्फा सबसे मैक्सिमम रहेगा। अब क्योंकि अल्फा सबसे मैक्सिमम है तो आई भी सबसे ज़्यादा रहेगा। तो हमारा रिलेशन हो जाएगा आई सी सबसे ज़्यादा, उसके बाद आई बी, और सबसे कम कंसंट्रेशन आई ए का, इसीलिए उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट सबसे मिनिमम रहेगा। इसीलिए वेंट ऑफ फैक्टर भी तीनों केसेस के रिस्पेक्ट में सबसे मिनिमम रहेंगे। बच्चे यूजुअली ये वाले एमसीक्यू में धोखा खा जाते हैं, सर सी सबसे ज़्यादा तो अल्फा सबसे ज़्यादा। ऐसा नहीं है बेटा, आप क्लियर रिलेशन देख सकते हो, अल्फा सी में एक इन्वर्स रिलेशन होल्ड करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म अ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो ये बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। एक्चुअली हमें एनसीईआरटी की फिजिकल का चैप्टर है सर, तो आप थियोरेटिकल ओरिएंट के क्वेश्चन ला रहे हैं। बेटा फिजिकल तो हर कोई कर लेगा, सम और आप न्यूमेरिकल्स भी आप थ्योरी के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जो बच्चे यूजुअली अपनी प्रिपरेशन में स्किप कर देते हैं, वो रहता है कि एक फिजिकल में से भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमारा कवर होना चाहिए। वो सबसे फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हर स्टूडेंट के लिए। सो हमें ये बात पता होना चाहिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप वो शो करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे होते हैं। पता है ना, याद है कि नहीं? अरे भाई भूल तो नहीं गए ना, दो तरीके के डेविएशन होते थे, पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वालों का ग्राफ हमेशा ऊपर से फ्लोट करता था और नेगेटिव वालों का ग्राफ हमेशा नीचे से जाता था, ठीक है, स्टैंडर्ड राउल्स लॉ के ग्राफ के अकॉर्डिंग। सो हमें मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोला है तो पॉजिटिव डेविएशन वाले स्पीसीज के बारे में जानना है एट सम स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन, देन ए बी इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ ए एंड बी बी। तो आपको याद होना चाहिए कि जो भी मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनके केसेस में होता क्या है कि जो ए बी इंटरेक्शंस होते हैं वो वीकर रहते हैं कंपेयर टू ए और बी बी इंटरेक्शन। तभी वो गिवन मॉलिक्यूल कैसे टाइप का डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। और हर पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाली स्पीसीज हमेशा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप फॉर्म करता है। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा एजियोट्रोप्स क्या होते हैं सर। एजियोट्रोप्स का एकदम सिंपल डेफिनेशन होता है ऐसे सॉल्यूशन जिनमें लिक्विड और वेपर फेज में कॉम्पोजिशन सेम रहता है एट अ गिवन बॉइलिंग टेम्परेचर, जहाँ पे हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते, तो वैसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रोप्स। तो जब मैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की बात कर रहा हूँ तो मैं वो सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। और पॉजिटिव डेविएशन में इंटरेक्शंस का क्या क्राइटेरिया रहता है कि ए बी इंटरेक्शन हमेशा वीकर रहता है कंपेयर टू ए एंड बी बी इंटरेक्शन। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थ्योरी के रिस्पेक्ट में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से कि आपको इनका एग्जाम्पल पता होना चाहिए। अगर मैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की बात कर रहा हूँ तो पॉजिटिव डेविएशन में इथेनॉल एंड वाटर आ जाता है। अगर मैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की बात कर रहा हूँ तो नेगेटिव डेविएशन आ जाएगा, वहाँ में नाइट्रिक एसिड एंड वाटर का एग्जाम्पल याद होना चाहिए और वहाँ कंडीशन एकदम उल्टी हो जाती है। ये बात क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो यहाँ पे वो क्वेश्चन का फ्लक्स आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा कि क्यों हमें फॉर्मूला आई के साथ क्यों याद रखना है। क्योंकि अगर मैं और आप हर कोई डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी के साथ याद रखेगा तो हम वो एक आई वाला पैरामीटर हमेशा भूल जाएंगे। ओके, आई वाला पैरामीटर हमेशा फॉरगिव हो जाएगा। तो यहाँ वो आई का इंक्लूजन बहुत 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 ज़रूरी रहता है। तो आप देखेंगे कि सारे केसेस में कंसंट्रेशन का अमाउंट तो सेम है। सर क्वेश्चन में मोलालिटी
मोलारिटी दिया है और हम मोलालिटी का आप फॉर्मूला बता रहे हो, तो फिर आप कैसे कंपेयर करोगे? तो बेटा एक छोटी सी बात आप ध्यान से देखना, क्योंकि हमारे सॉल्यूट्स सॉलिड्स होते हैं, मैक्सिमम सॉल्यूट्स जो रहते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स ऐड करते हो सॉल्यूट स्टेट में रहते हैं, तो वो वॉल्यूम में इतना कोई फ़र्क नहीं लाते। तो क्योंकि वॉल्यूम में उतना फ़र्क नहीं है, तो हम ओवर द टाइम या क्वेश्चंस में रिपीटेडली ये मान के चलते हैं कि जो मोलालिटी है और जो मोलारिटी है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहेगी। ये बात क्लियर है? तो वो चाहे मोलारिटी दे या मोलालिटी भी लिख के दे दे, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें हमारे स्टैंड्स पे ही टिके रहना है कि हमारा फॉर्मूला डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी है। हालांकि मोलालिटी है बट दिया मोलारिटी है, बट हम यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं उसको। सो आई के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो आई दो तरीके से बटा हुआ रहता है। एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स होते हैं, तो जब मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स की बात करूंगा तो आई की एग्जैक्ट वैल्यू 1 होती है, और दूसरे जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो वो आई को डिसोसिएट करवाते हैं, और वहाँ पे भी 2 सब पार्ट बन जाता है। अगर डिसोसिएशन हो रहा होता है तो आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और अगर एसोसिएशन हो रहा होता है तो आई स्मॉलर देन 1। ओके, अभी हम डिसोसिएशन एसोसिएशन में आराम से हम पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ये समझते। तो आप देखते जाते, क्योंकि मोलालिटी सेम है सारे केसेस में, और मुझे पता है के बी सॉल्यूट की प्रॉपर्टी नहीं होती, के बी के एफ सॉल्वेंट की वैल्यू रहती है। तो तीनों केसेस में एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर ही एज अ सॉल्वेंट है, तो के बी के एफ का तो चेंज होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अब हम आगे बढ़ते ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इज पर्टिकुलरली एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है जहाँ आई की वैल्यू 1 ही आएगी। Na2SO4, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितने आयंस में ये डिसोसिएट हो रहा है वो हमें क्लिक कर रहा है। तो Na के एग्जैक्टली 2 आयंस है और SO4 का कंप्लीट एक मॉलिक्यूल होता है। तो जब आप इसको डिसोसिएट करवाएंगे तो आई की वैल्यू 3 आएगी इस केस में। अगर मैं यहाँ पे देखूँ KCl, तो डिसोसिएशन करने पे आई की वैल्यू 2 आएगी, एक Na+ का आयन होगा और बेटा एक Cl- का होगा। अगर आप ध्यान से देखें C6H12O6 उसने रिपीटेड MCQ डाल दिया है ग्लूकोज। आप कुछ भी और अदर एग्जाम्पल नॉन इलेक्ट्रोलाइट का ले सकते थे, आप चाहते तो यूरिया भी ले सकते थे, NH2CO5NH2, ठीक है। उस केस में भी अगर मैं ध्यान से देखता तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है तो आई की वैल्यू वहाँ पे भी 1 ही रहती। ये बात क्लियर है? तो देखिए के भी सब में सेम है, मोलालिटी या मोलारिटी सब में सेम है, तो गेम चेंज कौन करने वाला है? आई। सबसे ज़्यादा आई किस में है? तो Na2SO4 में। तो हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किस केस में आएगा? पी के केस में। ओके, Na2SO4 सोडियम सल्फेट में। आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर? तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पता होना चाहिए, दैट इज पाई। पाई की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा? तो CRT के बराबर होती है। बिल्कुल गलत सर, आप फॉर्मूला गलत याद करवा रहे हैं। फॉर्मूला हमेशा पाई इज इक्वल्स टू ICRT होना चाहिए। देखो, किसी को भी भूल जाओ, कोई नया आए कोई पुराना आए, बट आई को कभी नहीं भूला जाता। आई को कभी नहीं भूला जाएगा, ये बात क्लियर है ना? तो आई के साथ फॉर्मूला हमेशा हमें मकडअप होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो, चाहे वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, या चाहे वो रिलेटिव लो RLVP का फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला हो, आई हमारे पास हमेशा फॉर्मूले में होल्ड करना चाहिए। तो लेट्स टेक अलग अलग केसेस में हम लोग देखते हैं। तो आर हम सभी को पता है कि क्योंकि टेम्परेचर के बारे में कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, आर गैस कांस्टेंट रहता है जो खुद कांस्टेंट है। तो गेम चेंज सी कंसंट्रेशन करेगा, वहाँ पे हमें चेक करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो NaCl है। अब होता क्या है कि बच्चे आई को इग्नोर कर देते हैं और वो बहुत ओवर एक्साइटेड इस बात पे हो जाएंगे कि सर NaCl है तो उसके कंसंट्रेशन तो 0.1 दे रखा है, तो सर सही है, सर सही है। बट नहीं बेटा, आपका कंसंट्रेशन 0.1 है बट उसके साथ आई भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आएगी फर्स्ट केस में, मैं उसको पाई NaCl लिख देता हूँ, तो वो एग्जैक्टली किसके बराबर आ जाएगी? 0.2 RT के बराबर। किसके बराबर आ जाएगी? 0.2 RT के। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूँ तो ग्लूकोज है, तो यहाँ पे अगर मैं पाई ग्लूकोज लिखने की कोशिश करता हूँ C6H12O6, ठीक है, तो वहाँ पे मैं लिखूंगा आई नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है तो 1 कॉन्सेंट्रेशन 0.1 इंटू R इंटू टी। ओके, तो इसकी वैल्यू 0.1 RT के बराबर आ गई। तो देखो ये दोनों सेम नहीं निकले। अगर मैं थर्ड केस की बात करूँ, यूरिया का वेट कितना गिवन है बेटा? 0.6 ग्राम। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला बताया था NH2CO5NH2, तो उसका मॉलिक्यूलर मास 60 होता है, तो दैट इज 0.6 डिवाइडेड बाई 60।
ये उसके मोल्स हो जाएंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन ढूंढना है, C मतलब कंसंट्रेशन, तो मोल्स चाहिए। किस में डिजॉल्व है, 100 ml ऑफ वाटर, तो इंटू 1000 कर देंगे, 20 इसको कट करने में चला गया, और ये 6/60 हो गया, दैट इज अल्टीमेटली 0.1, दैट इज अल्टीमेटली 0.1। और क्योंकि मुझे पता है कि यूरिया के केस में मेरे पास यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। देखो आप जितने जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आप मैं हम सब मिलके साथ में जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, वहाँ हमें समझ आएगा कि चीज़ों को कब किस तरीके से यूज़ करना है। तो मैं आई की वैल्यू अगर 1 रखा हूँ, कंसंट्रेशन 0.1 है, इंटू आर इंटू टी, तो अल्टीमेटली 0.1 आर टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक अगर आप ध्यान से देखो तो दो लोग सेम निकल के आए हैं, दैट इज सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन। लेट्स वेरीफाई फॉर द फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन के लिए 1 ग्राम है और कितना मॉलिक्यूलर मास दिया है 200, दैट इज उसके मोल्स आ गए, और कितने वाटर में डिजॉल्व है 50, तो इंटू 1000 कर देंगे, वॉल्यूम ml में दे रखा है इसीलिए, और ये 20 से कट जाएगा एग्जैक्टली, ये 2 से 1 0 चला गया और 2 से 1 10 बच गया, दैट इज 1/10 बच गया। तो अगर आप ध्यान से कैलकुलेशन जानते हैं, देखिए आधे बच्चे मैथ्स वाले तो राहुल सर के स्टूडेंट्स होंगे, तो उनको तो ये बात पता ही होगी कि 1/10 0.1 के बराबर हो गया, सो 0.1 उसका कंसंट्रेशन हो गया, दैट मीन्स RT तो फ्री में ही आ जाएगा। तो कौन से 3 सॉल्यूशंस में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है? बहुत सारे बच्चे ये सोचते सर पहले वाले में भी तो सेम ही है, बट वहाँ पे आपको इसीलिए मैं बोला कि फॉर्मूला I के साथ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ I2 होने के वजह से वो बाकी 3 से डिफरेंट हो जाता है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा रहेगा, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज बी ऑप्शन। इन तीनों केसेस में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोटोनिक स्पीसीज। क्या बोला जाता है, आइसोटोनिक स्पीसीज। ओके, चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट। जो भी क्वेश्चन पेपर का बैंक मिलेगा आपको वो एज पर ब्लूप्रिंट ही मिलेगा। हाँ, हो सकता है कोई चैप्टर आगे पीछे आ जाए, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे को जो ब्लूप्रिंट आई है उसमें टोटल MCQs जो सॉल्यूशन में मार्क्ड है वो 6 MCQs है। सो वो सॉल्यूशन से हट के हम लोग इलेक्ट्रो के पार्ट पे आ गए, तो आप उस बात पे टेंशन मत लीजिएगा, बस आप मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिएगा। तो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर इनर्ट, नॉट करेक्ट। अब ये बहुत डाइसी चीज़ हो जाती है, बहुत सारे एग्जाम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है ना बच्चों में कि वो करेक्ट पूछा है कि नॉन करेक्ट पूछा है वो हम ध्यान ही नहीं देते, हमें बस आंसर चाहिए रहता है। बट अगर आप होल्ड करके 1 मिनट क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करेंगे ना, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आप सिली मिस्टेक से खुद ही बच सकते हैं। मैं और आप सिली मिस्टेक्स का कमांड कैसे कम करा जा सकता है, जब हम बहुत न्यूट्रल होकर क्वेश्चंस को रीड करते हैं। सो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आपको पता है, जो हम कैथोड और एनोड की तरफ लेते हैं, जो कंडक्टेंस प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के कंडक्टेंस में वो हेल्प कर रहे होते हैं। कुछ इलेक्ट्रोड्स ऐसे भी होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ठीक है। बट इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का मतलब कैसे, जैसे इनर्ट गैसेज होती है जो एक्चुअली कहीं पार्टिसिपेट नहीं करती है, वैसे इलेक्ट्रोड्स इनर्ट होते हैं जो एक्चुअल में अपना सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करते हैं, बाकी वो कोई भी पार्ट में रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अब देखते हैं नॉट करेक्ट के लिए क्या बात बोली है। सो इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन। मार्क माई वर्ड, वो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा क्योंकि वहां वो वर्ड इनर्ट यूज करा है। तो ये बात सही है, तो जल्दी जल्दी में इसे टिक नहीं कर रहा है सर, आगे आंसर ए ऑप्शन और टिक कर दिया, नॉट करेक्ट पूछा है बेटा, नॉट करेक्ट। सेकेंड, इट प्रोवाइड सरफेस आइदर फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, एक एनोड पे होगा और एक कैथोड पे। जो एनोड साइड होगा वो ऑक्सीडेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, जो कैथोड पे होगा रिडक्शन। आपको पता होना चाहिए, सेल कोई भी हो सिर्फ साइन चेंज होता है, एनोड पे फंक्शन हमेशा ऑक्सीडेशन का होता है और कैथोड का फंक्शन हमेशा रिडक्शन का होता है। तो ये बात सही है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ये इलेक्ट्रोड्स का फंक्शन है, अब वो चाहे इनर्ट होता या नहीं हो, इलेक्ट्रोड्स का फंक्शन ही होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टेंस प्रोवाइड करते हैं। मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली पार्टिसिपेट हो सकता है थ्रू द इलेक्ट्रोड्स। ओके, तो ये बात भी सही है। तो हमें ये बात तो क्लिक हो जाएगी, अगर MCQ पूछा है और पहले के 3 सही है तो नॉट करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन ही होगा। बट फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं कैसे। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। देखो बेटा, रेडॉक्स तभी होता है जब दोनों रिएक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली एक ही जगह पे हो रही है। ओवरऑल रिएक्शन रेडॉक्स होती है, बट एनोड साइड पे पिक्यूलरली ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड साइड पिक्यूलरली रिडक्शन हो रहा होता है, तो दोनों क्लब नहीं हो सकता है। हाँ, हम ओवरऑल रिएक्शन बनाएंगे तब वो एक रेडॉक्स बन जाएगी, बट एक बाजू ऑक्सीडेशन और एक बाजू रिडक्शन,
तो वो रेडॉक्स का पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट करता नहीं है। तो आंसर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो थ्योरी देखो, थ्योरी है सर इलेक्ट्रो पढ़ रहे हैं आप, थ्योरी करवा रहे हो। बेटा थ्योरी ऐसी चीज़ है जो हर कोई इग्नोर करता है, बहुत अंडरडॉग्स होता है। जैसे अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप का सीजन चल रहा है, तो अंडरडॉग्स टीम्स भी कभी कभी बहुत डोमिनेट कर जाती है और जो बहुत फेवरेट्स होते हैं वो भी बहुत डाउन में आ जाते हैं। तो थोड़ा थ्योरी एस्पेक्ट में पढ़ाई करनी पड़ेगी हमें, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो ऑर्गेनिक हो। तो थ्योरी का, क्योंकि आप सभी थ्योरी के रिस्पेक्ट में 50 मार्क की थ्योरी में आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे, इलेक्ट्रो के 4 मार्क के बना रहे होगे, 3 मार्क के बना रहे होंगे, जनरल ऑप्शन के हिसाब से 2 मार्क में ही बना रहे होंगे। तो वहाँ मुझे सिक्योरिटी है कि आप कर रहे हो, फॉर्मूला दिखेगा तो आप सॉल्व कर लोगे, बट ये चीज़ आप नहीं कर रहे। हमें वही चीज़ उठानी है जो आपसे मिस हो रही है और हम आपको पकड़ के दे रहे हैं। ये बात क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। यूजिंग द डेटा गिवन बिलो फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब ध्यान से समझो, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि ऐसा एजेंट जो सामने वाले का रिडक्शन करे। अगर वो सामने वाले का रिडक्शन कर रहा है तो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। यही होता है स्टैंडर्ड तरीके से। एजेंट का मतलब होता है सामने वाले को। अब आप ट्रैवल एजेंट के पास जाओगे तो आपको अपने ऑफिस में बैठा के खुद तो घूमने नहीं जाएगा, सही है ना ये बात? आपको तो बैठा के खुद तो घूमेगा नहीं। तो ये बात हमें समझनी है कि रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो खुद का रिडक्शन करे। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होगे तो यहाँ पे जो क्रोमियम रहेगा वो +6 में है और वो +3 में जा रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। तो ये उसकी SRP वैल्यू दे रखी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें Mn के केस में, तो Mn +7 से +2 पे जा रहा है, तो यहाँ पे भी उसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये वैल्यू भी SRP की ही दे रखी है। Cl2 0 से -1 पे जा रहा है, रिडक्शन SRP की वैल्यू दे रखी है। +3 से 0 जा रहा है, ये भी SRP की वैल्यू दे रखी है। तो एक मैं बहुत प्यारा सा एक रिलेशन आपको इस्टेब्लिश करके बताता हूँ। अगर जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो यानी उसकी उतनी ही अच्छी टेंडेंसी होगी। जैसे भाई वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट का, तो मैं आपको उस एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर रोहित शर्मा या कोई भी XYZ इंडियन क्रिकेट टीम का बैट्समैन जो है, आप वो बैटिंग की टेंडेंसी बहुत हाई रखता है, तो हम उसको बॉलिंग की एबिलिटीज़ पे जज नहीं करेंगे। ये बात क्लियर है? तो सिमिलरली अगर SRP वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है तो यानी उसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, पोटेंशियल का मतलब उसकी क्षमता, कैपेबिलिटी, तो वो खुद को रिड्यूस करना ज़्यादा फेवर करेगा रिलेटिव टू उसका ऑक्सीडेशन। सो अगर आप वैल्यूज़ ध्यान से देखोगे तो सबसे ज़्यादा SRP वैल्यू MnO4- दैट इज Mn +7 से +2 जाए उसके लिए है, सही है। और सबसे लीस्ट वैल्यू क्रोमियम +3 से +0 पे जाए, मतलब 0 पे जाए, +0 पे जाए, उसकी सबसे लीस्ट SRP है। सो SRP की मैं जब बात करूँगा तो एक रिलेशन हमें ध्यान से देखना है कि जितना ज़्यादा SRP होगा, जितना अच्छा वो SRP होगा, उतना अच्छा वो खुद का रिडक्शन करेगा। तो खुद का रिडक्शन करना यानी सामने वाले का ऑक्सीडेशन करना। तो सामने वाले के हम एजेंट्स को ही ढूंढते हैं, हमारा काम एजेंट्स को ही ढूंढना रहता है। तो खुद का रिडक्शन उतना अच्छा करेगा तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा। तो कौन सा एजेंट सबसे अच्छा होगा? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो कमज़ोर क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? डन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो Cr+3 Cr में जाए, वो ये चाहेगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद का रिडक्शन कर ही नहीं पाएगा। और खुद का रिडक्शन नहीं कर पाएगा यानी वो खुद का क्या करना पसंद करेगा? ऑक्सीडेशन। तो क्रोमियम +3 में जा रहा है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? बी। डन। आगे बढ़ते। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। तो ध्यान से देखते हैं, Al2O3 का मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया और अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन 2Al फॉर्म हो रहा होगा। देखो ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा होगा, वो हमारा लुकआउट नहीं, हमारा पर्पस ये है कि हम एल्यूमिनियम को देखें। ये बात क्लियर है कि नहीं? सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम रहेगा वो +3 स्टेट पर है और यहाँ जो वो न्यूट्रल स्टेट पर है तो 0 पे है। तो यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है पर मोल एल्यूमिनियम। सो अभी के हिसाब से हमें 1 मोल Al ही चाहिए। सो अगर आप ध्यान से इक्वेशन को समझोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा ये बताइए रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो आप सभी बता सकते हो कि सिंपल प्रोसेस में रिडक्शन हो रहा है। यहाँ +3 और यहाँ 0 है, नंबर लाइन में वो पीछे मूव कर रहा है तो रिडक्शन है। यानी मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स लिखूंगा। अब मुझे पता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 1 फैराडे के बराबर, दैट इज 96500 कूलम्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे 6 फैराडे चार्ज यूज हो रहा होगा एग्जैक्टली।
बट कितने मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉर्म हुए? 2 मोल्स, और मुझे चाहिए कितने? 1 मोल। सो अगर 2 मोल Al ऑब्टेन्ड हो रहा है कितने फैराडे से? 6 फैराडे से। सो 1 मोल Al के लिए मेरे पास कितने मोल्स चाहिए होंगे? तो 3 फैराडे चाहिए, इसका एग्जैक्टली हाफ, तो दैट इज आंसर सी हो जाएगा 3 फैराडे। जब जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा बेटा आप रिएक्शन को ज़रूर लिखना। आप ध्यान से देखोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इन टेक्स्ट में है ना MnO4 माइनस और Cr2O7 वाला क्वेश्चन दिए रखा है, ठीक है, एक्सरसाइज में भी दे रखा है। तो वहाँ पे आपको रिएक्शंस के थ्रू आपको एक सिंपल रेडॉक्स इक्वेशन बनानी होगी, चाहे वो रेडॉक्स, नॉट टू बी स्पेसिफाइड रेडॉक्स, चाहे वो ऑक्सीडेशन बनानी होगी या रिडक्शन बनानी होगी, वहाँ से आप इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर देख सकते हो। और जब आपको इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर पता चल जाएगा तो आप बहुत इजीली पिक कर पाओगे कि कितना इलेक्ट्रॉन्स का हेराफेरी हो रही है, कितने मोल्स पर हो रही है। तो अगर 1 मोल के लिए चाहिए तो कितना होगा, 2 मोल के लिए, आधे मोल के लिए, तो वो आप बहुत यूनिटरी मेथड से बहुत इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो। ये बात क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सेल पोटेंशियल ऑफ दिस गिवन? सो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये नेगेटिव साइन है तो ये एनोड वाला चेम्बर रहता है, ठीक है, और ये पॉजिटिव साइड है तो ये कैथोड वाला चेम्बर रहता है। कैथोड वो साइड रहता है जहाँ रिडक्शन हो रहा होता है, एनोड वो साइड रहता है जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन रहती है, दैट इज ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। तो कैथोड पे जो रिडक्शन AU है, AU आप सभी को पता है गोल्ड होता है, गोल्ड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, SRP की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी दे रखी है? 1.5, ठीक है। और निकल के लिए जो SRP की वैल्यू, ध्यान से देखना फॉर्मूले में दोनों, अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन है तो सर SOP चाहिए क्या? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, फॉर्मूला यही बोलता है कि आपको दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए। और आपको पता होगा कि अगर SOP दे भी रखा होगा तो उसे SRP कैसे बनाते हैं? सिंपल सी बात होती है, एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारा डिजायर्ड ऑब्टेन्ड रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ माइनस ऑफ -0.25, माइनस तो उस फॉर्मूले का ही था और वैल्यू -0.25 थी, तो माइनस माइनस प्लस 0.25 और ये 1.5 हो जाएगा, तो 1.75 वोल्ट प्लस 1.75 वोल्ट, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बट ये मैंने इसीलिए इंड्यूस करा था ताकि आपको एक बार फार्मूला स्ट्रक्चर जो आगे वाले सीरीज होंगे उसमें हमें नर्स्ट इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, कुछ कंसंट्रेशन सेल के भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी थोड़ा सा फर्स्ट है तो ईजी रखा है, डन। आगे बढ़ते। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब होता है कप्पा, ठीक है, या आप कापा बोलते हो या जो भी बोलते हो, ठीक है, कप्पा, ठीक है। ऑफ 0.1 मोलैरिटी NaCl सॉल्यूशन इज 0.06 इंटू 10⁻⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। देन व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी इन ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स? सो मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा m लिखते हैं हम लोग, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज मोलर कंडक्टिविटी, जो किसके बराबर होता है बेटा? कप्पा बाई C के। कप्पा मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ही होता है। अब यहाँ पे कप्पा की वैल्यू तो आपको एज इट इज दे रखी है, तो 0.06 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन भी आपको दे रखा है, 0.1 दे रखा है। बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी में रहते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, और मतलब रेस इसकी होती है कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, रेस इसकी नहीं होनी चाहिए। रेस इस बात की होनी चाहिए कि हमारा क्वेश्चन अप्रोचेबल वे में कैसे आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, यूनिट मोलारिटी है, यहाँ यूनिट सेंटीमीटर है, सो वो हमेशा कन्वर्जन मांगता है, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। अब ये कन्वर्जन दो फॉर्म में होता है। अगर कप्पा की यूनिट सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में दे रखा है तो इनटू 1000 हमेशा करना होता है न्यूमरेटर में। कहाँ पे करना होता है? न्यूमरेटर में। और वही मोलर कंडक्टिविटी कप्पा की यूनिट जो रहती है, कप्पा की यूनिट, ठीक है, कप्पा की यूनिट अगर मीटर में दे रखी है सो इनटू 1000 हमेशा करना होता है डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब 1000 ऊपर मल्टीप्लाई करे या नीचे मल्टीप्लाई करे, उसके लिए मुझे कप्पा की यूनिट देखनी पड़ेगी। तो यहाँ ध्यान से देखो, सेंटीमीटर में दे रखी है, सो मुझे पता है कि सेंटीमीटर में दे रखी है, इसलिए मैं 1000 ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा। थोड़ा बहुत जनरल मैथ्स मुझे आता है, आपको भी आना चाहिए। तो हम लिमिट मोलर कंडक्टिविटी 1.06 इंटू 10 की पावर ये -1 को मैं अगर ऊपर एक्सप्रेस करता हूँ -2 और ये 10 की पावर 3 हो जाएगा और ये 0.1 हो गया, ठीक है बेटा। 0.1 को मैं 10 की पावर -1 लिखता हूँ, माइनस माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस, तो 10 की पावर 2 बच गया, ठीक है। और यहाँ 1.06 हो गया, तो 1.06 इंटू 10 की पावर 2 करेंगे तो 106 के बराबर आ जाएगा।
किसके बराबर आ जाएगा 106। तो देखिए पर हमें उतना करना ही नहीं है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर गया। 1.06 इंटू 10 की पावर 2 यूनिट क्या बन जाएगी ओम इनवर्स, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, डन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आपका। फॉर्मूला तो वन लाइन का ही है बट कप्पा की यूनिट की बेसिस पे 1000 मल्टीप्लाई करें, कुछ लोग 1000 मल्टीप्लाई नहीं करते जो गलत हो जाते हैं। फिर आप अपनी पावर्स में डिफरेंस देखोगे आंसर के, ठीक है, आपने किया होगा तो कुछ अलग पावर आ रही होगी, नहीं किया होगा तो कुछ अलग पावर आ रही होगी। जिसने ये कुछ भी नहीं किया हो उसका तो बहुत ही कुछ अलग आ रहा होगा, बट अगर जिसने किया होगा उसमें पावर्स में चेंज आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाउ लॉन्ग 10 मिली एम्पियर करंट शुड बी पास थ्रू अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, NaCl डाइल्यूट NaCl बोल रहा है, सो दैट 0.01 मोल ऑफ गैस कैन बी लिबरेटेड। देखो ये टाइप का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। हम सभी फैराडेज का सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन पूछते हैं ना सर, क्योंकि W=Z वो तो फर्स्ट लॉ हो जाता है, वो तो आता है सर, वो तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में MCQ में हमें फैराडेज का सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज वहाँ मैं एक बात लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू I इंटू टी अपॉन 96500। सर ये इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? सो ये बेटा 11th के बहुत स्टार्टिंग मोल कंसेप्ट में आपने सुना होगा। सो इक्विवेलेंट्स होते हैं मोल्स इनटू n फैक्टर। जो भी स्पीसी इवॉल्व हो रही होगी, जैसे यहाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा होगा, ठीक है, और कहाँ निकल रहा होगा, तो आप सभी को पता है H+ अगर H2 में जा रहा है तो +1 से 0 में जा रहा है, यानी उसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कौन से साइड पे हो रहा होता है? कैथोड साइड पे हो रहा होता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, तो जब भी कोई भी स्पीसी इवॉल्व हो रही होती है या डिपॉजिट हो रही होती है, ठीक है, डिपॉजिट भी आपको आइडिया आ ही जाता होगा कि वो भी कैथोड पे ही डिपॉजिट होना होता है। तो कोई भी स्पीसी इवॉल्व या डिपॉजिट हो रही होती है तो उसके इक्विवेलेंट्स ढूंढने होते हैं, और वो इक्विवेलेंट्स I इंटू टी अपॉन 96500 के बराबर है। सो मैं यहाँ मोल्स इंटू n फैक्टर लिखता हूँ। तो मोल्स इंटू n फैक्टर, तो मोल्स आपको दे रखे 0.01। अब हाइड्रोजन के केस के लिए आप ध्यान से देखेंगे तो 2H+ H2 में जा रहा है, यानी एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए n फैक्टर की वैल्यू 2 हो जाएगी। ध्यान देना मिली का एम्पियर दे रखा है। किसका एम्पियर दे रखा है? मिली का एम्पियर। तो 10 मिली एम्पियर मतलब होता है 10 की पावर -3। टाइम हमें नहीं पता, वो तो ढूंढना है, 96500। ओके, ये बात क्लियर है कि नहीं? और 10 मिली एम्पियर तो इंटू 10 भी करना है, ठीक है, 10 तो बच गया, -3 तो मिली को इंडिकेट कर रहा है, तो 10 इंटू -3, 10 की पावर -3 करेंगे तो इसकी यूनिट जो रहेगी वो 10 की पावर -2 आ जाएगी, इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 96500। अब बस इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ साइमल्टेनियसली सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 0.01 को 10 की पावर -2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10 की पावर -2 इंटू टी अपॉन 96500 लिखेंगे। -2 कट गया, ठीक है, जिसका कटना होगा उसका कट ही जाता है, ठीक है, तो वो आप टेंशन मत लो कैसे कटा, जिसका कटना है उसका कट ही जाता है। तो टाइम की वैल्यू जो रहेगी वो 96500 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 को साइड में रखते और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और 0 आ जाएगा, तो 3 0 को साइड में रखते, 6 2 12 होता है और कैरी 1 तो 13 हुआ, और 2 9 18 हुआ तो 19 हो गया। ये बात क्लियर है कि नहीं? अगर हम इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे सो दिस विल बी आवर आंसर। तो अब मैच करते कि किस स्टेट में दे रखा है, चाहे 2 डेसिमल के फॉर्म में दे रखा है। तो आप सभी को दिख रहा होगा 19.3 इसको। और टाइम हमेशा किस में कैलकुलेट होता है? टाइम जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा सेकेंड्स में आएगी, ठीक है। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छा है, हमें ये बात समझ आई, क्लिक हो गया कि जब भी आप आई को सब्स्टिट्यूट करोगे इट शुड ऑलवेज बी इन एम्पियर, और जब भी आप टाइम को ढूंढोगे या सब्स्टिट्यूट करना होगा वो मिलेगा भी सेकेंड में और रखना भी सेकेंड में ही पड़ता है। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे 19.3 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड लिखा जा सकता है। दैट इज आवर बी ऑप्शन। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इस पर ध्यान देना, ठीक है। ये फैराडेज का सेकेंड लॉ है, उसी का फॉर्म है। आप सोच रहे हो कैसे सर, वो कैसे है? सो मोल्स को आप ओपन कर लो। मोल की वैल्यू क्या होती है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एन फैक्टर ऊपर चला गया, आप सभी को पता होगा। इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है? सो इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर के बराबर होता है। जो ऊपर का एन फैक्टर है उसको मैं नीचे लिख सकता हूँ, तो W अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो अल्टीमेटली इसी को मैं क्या बोलता हूँ? इक्विवेलेंट वेट। ये बात क्लियर है कि नहीं?
तो ये फैराडेज, ये आने वाले सीरीज में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा अच्छे टाइप का न्यूमेरिकल है। डन, आगे बढ़ते। द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज, ठीक है। अब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स वाले पार्ट पे आ गए। तो कैटलिस्ट का आपको फंक्शन पता होना चाहिए, जैसे हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी का वो ग्राफ देखा रहता है, ठीक है। दिस इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए। सो कैटलिस्ट आता है ना, वो लोकल आदमी होता है। समझो आप लोग हाइकिंग करने गए होगे किसी माउंटेन पे, सो आपको मैप के अकॉर्डिंग, गूगल मैप के अकॉर्डिंग तो ये रास्ता बड़ा वाला पहाड़ पता होगा, वहाँ का कोई लोकल आदमी होगा, वो आगे बोलेगा भाई उतना कहाँ चढ़ रहा है, ठीक है, ये शॉर्टकट है, यहाँ से लेके जाएगा। सो आपकी एनर्जी सेव हुई, तो आप जितने टाइम में यहाँ पहुँच रहे हो उससे जल्दी इस रास्ते से पहुँचोगे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा होता है। और वो कैसे इंक्रीज कर रहा होता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर रहता है उसको कम कर देता है। दैट इज EA डैश एक्टिवेशन एनर्जी है किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम रहेगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा बट कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा, जैसा वैसा ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो वो किस में चेंज करता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। देखो एंथैल्पी, एंट्रोपी, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। आई रिपीट, एंथैल्पी दैट इज डेल्टा H, एंट्रोपी डेल्टा S, और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता जब गिब्स एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। सो अगर इन तीन में कोई चेंज नहीं आता ना, तो अगर आपने 11th में ध्यान दिया होगा थर्मोडायनेमिक्स में, तो गिब्स में भी कोई चेंज नहीं आता। गिब्स अल्टीमेटली एक रिएक्शन के पास जो फ्री अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल होती है उसे हम गिब्स एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम मैथमेटिकली डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S नॉट के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, ठीक है, वो ज़्यादा कोई खासा फर्क नहीं डालता है। डन, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ में चेंज आएगा, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द गिवन रिएक्शन। चलो आगे बढ़ते। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय, सो हमें पता है वो फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज log K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू EA, एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये बात क्लियर है। तो हमें दो टेम्परेचर्स पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। सो मैं बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ लिखा जाए डिटरमाइनिंग द रेट कांस्टेंट एट 2 टेम्परेचर। सर इसकी जो पेरेंट इक्वेशन है K इज इक्वल्स टू A e की पावर माइनस EA/RT, उससे भी तो ढूंढ सकते हैं, बट बेटा वहाँ पे A की वैल्यू चाहिए, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है। तो वो चीज़ चाहिए होगी, तो वो कहीं दिया नहीं है, इसलिए हम लोग यही एज्यूम कर रहे हैं कि ये नहीं पता होगा, तो इसके बिना फिर ये भी एक वेरिएबल हो जाएगा, और लीनियर इक्वेशन से एक ही वेरिएबल सॉल्व होता है। इतनी तो मैथ्स हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते। कंसिडर द अरेनियस इक्वेशन गिवन बिलो एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है, बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो ये आप अभी मैंने पेरेंट इक्वेशन आपको लिख के दी थी कि रेट कांस्टेंट कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी पे। सो रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। हमें हर बात में इंक्रीजिंग का केस ही देखना है। किसका केस देखना है? इंक्रीजिंग का ही केस दिख रहा है हर जगह पे। सो अभी थोड़ा हम उस इक्वेशन को रीराइट करते हैं, तो k इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस EA/RT लिख देते हैं। अब हमें पता है कि a तो एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसका तो कोई रोल ही नहीं है, r भी एक कांस्टेंट है। तो मैं इस पार्ट को स्प्लिट करके लिख देता हूँ, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e की पावर माइनस EA, और k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e की पावर माइनस 1/T। अब माइनस में आपको ये बात पता होना चाहिए कि माइनस जो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, सही है, बहुत सिंपल सी बात है। क्यों? वो माइनस ये नहीं इंडिकेट कर रहा है कि उसकी वैल्यू माइनस में होगी, वो रेसिप्रोकल इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? रेसिप्रोकल। अगर मैं मैथमेटिकली सही हूँ तो कुछ ऐसा ग्राफ प्री एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स ऐसे कुछ बनते होंगे, ठीक है, वो लॉग ln का भी ऐसा ही रहता है, तो उसका इन्वर्स का कुछ रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम इसको इस पार्ट में कैसे समझेंगे, तो इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हो, मैंने क्या वर्ड बोला, अगर आप एक्टिवेशन में एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हो, EA की वैल्यू, सो ये नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सो नेगेटिव में वैल्यू मतलब नेगेटिव आप इसको रेसिप्रोकल के अज्यूम में ही रखो, तो k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू e की पावर EA। अगर EA इंक्रीज हो रहा है तो ये पूरा जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो बढ़ेगा। अगर वो बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा।
सो आप समझ रहे हो, आपको करना क्या है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। रेट कांस्टेंट की वैल्यू हर केस में क्या होनी चाहिए, इंक्रीज वाला केस देखना है हमें। सो इंक्रीज करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाना तो नहीं पड़ेगा, ये बात तो क्लियर है। तो बढ़ाओगे नहीं तो क्या करोगे, डिक्रीज करके देखो। अगर आपने वैल्यू डिक्रीज करी सो ओवरऑल एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज। अगर ये डिक्रीज हुआ तो रेट कांस्टेंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो हम ये बोलेंगे डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। पहली बात सही है, हो सकता है ऊपर वाला भी सही हो, बट डिक्रीजिंग सही दिखा तो मैंने उसको क्लिक आउट कर दिया। अब आ जाओ टेम्परेचर पे आ जाओ। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तब यहां थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है। सो 1/T अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। और हमें चाहिए क्या, ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज नहीं चाहिए। सो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो के ई की पावर 1/T लिखा जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज हुई, बट इस पूरे एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये बात क्लियर है। अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई तो हमारा रेट कांस्टेंट भी क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। दैट इज हमारा डी ऑप्शन एकदम परफेक्ट राइट आंसर होगा। डन, ये बात क्लिक हुई। हमें कैसे समझना है इस चीज़ को कि मैं अगर रेसिप्रोकल की बात कर रहा हूँ तो वो 1 के फैक्टर में बोल रहा है। सो टेम्परेचर को इंक्रीज करना, टेम्परेचर को इंक्रीज करना यानी पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू को डिक्रीज करना रहता है। सही है, वो डिक्रीज होगी तो यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो जाएगी। सो हम डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो रेट कांस्टेंट हमेशा क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। तो हमें पता होना चाहिए ओवरऑल ऑर्डर को फाइंड करने के लिए जो भी पावर्स होती है ऐड कर देते हैं, दैट इज 4/5 + 1/5। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, थोड़ा थोड़ा मैथ्स आना चाहिए हमें, 5/5 करेंगे तो 1 हो जाएगा। दैट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 के बराबर हो जाएगा। सेकेंड, इन एनी रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज इन 4 टाइम्स। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना हो जाता है जब मैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितने टाइम्स करता हूँ, 4 टाइम्स करता हूँ। ये बहुत स्टार्ट टाइप क्वेश्चन रहते हैं, ये रेगुलरली आते हैं, सो इस पर ध्यान दिया करना। तो देखो हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग R = रेट कांस्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट ले लेते हैं, उसका ऑर्डर हमें नहीं पता तो लेट्स से हम X मान लेते हैं। अब उसकी कंडीशन क्या बोल रही है कि जब मैंने कंसंट्रेशन 4 टाइम्स किया है, दैट इज 4A की पावर X कर दिया है, और जो नया रेट हुआ है वो 2R लिख दिया है, 2 टाइम्स हो गया। सो ये इनिशियल कंडीशन थी और ये फाइनल कंडीशन है, दोनों को डिवाइड करेंगे, R K कट गया। सर K कैसे काट दिया, मैंने क्या बताया था, जिसको कटना है वो कट ही जाता है। बट आप ऐसे मत याद रखना, आपको पता होना चाहिए एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर अर्नियस पढ़ने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक पर्टिकुलर रिएक्शन का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। सो अगर आप ध्यान से देखो तो 1/2 लिख दूंगा और यहाँ 1/4 की पावर x लिख देते हैं। दैट इज 4 की पावर x किसके बराबर हो जाएगा, 2। दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन x इज हाफ, दैट इज √, मतलब पावर क्या रहेगी, हाफ। दैट इज ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन विल बी हाफ। ऑर्डर हाफ हो सकता है, ओके, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। मॉलिक्यूलैरिटी 0 नहीं हो सकती, वो या तो 1 होगी या तो 2 होगी या तो 3, उससे ज़्यादा मॉलिक्यूलैरिटी थोड़ी मुश्किल हो जाती है हमारे लेवल पे। तो यहाँ पे 1/2 हो गया, हमें ऑर्डर मिल गया। इफ़ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज बाय 9 टाइम्स, तो सोचो अगर कंसेंट्रेशन 4A की जगह 9A होता और हमें अभी तो x पता चल गया है, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो 9 का √, निकालेंगे तो 3 आएगा, तो कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, ये हमें आने चाहिए सॉल्व करना। नेक्स्ट आता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu+2 इज 3d9 whereas Cu+1 इज 3d10। ओके, बिल्कुल सही बात है, आपको पता होना चाहिए कॉपर के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं ग्राउंड स्टेट का, वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस, लोग एक्सेप्शनल बोलते हैं बट वो एक्सेप्शनल नहीं होता, स्टेबिलिटी के फैक्टर पे रहता है। सो हम 4s1 और 3d10 लिखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब Cu+1 में 4s में से जाएगा, भरते पहले निकालते भी इसमें से ही पहले। ठीक है, फिर 3d10 रह जाएगा। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में ये 3d10 दैट इज स्टेबल स्टेट में से निकल जाता है। सो अब ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो हमें पता होना चाहिए कि एक्वस स्टेट की कंडीशन के हिसाब से Cu+2 जो रहता है वो मोर स्टेबल रहता है कंपेयर टू Cu+1 स्टेट।
बहुत लोगों को ये बात डाइजेस्टेबल नहीं लगती होगी, सर ऐसा कैसे सर, ये तो 3D9 है वो 3D10 है, फुल फील्ड है सर, ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो हाफ ना फुल फील्ड है ना हाफ फील्ड है, बीच का है सर, पार्शली फील्ड है, ठीक है, 9 भी आ जाए तो वो पार्शली फील्ड ही बोला जाता है, ये बात क्लियर है। सो इसका रीज़न काइनेटिक्स से ज़्यादा, मतलब इसका रीज़न स्टेबिलिटी वाले फैक्टर से ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली छुपा रहता है। सो एक्चुअली किसी भी रिएक्शन के लिए हम ये देखेंगे तो Cu+2 के लिए जो उसका साइज होता है वो काफ़ी स्मॉल रहता है कंपेयर टू Cu+1। अब स्मॉल साइज के वजह से जो चार्ज डेंसिटी रहती है वो छोटे से एटम पे बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। दैट इज़ मैं बोल सकता हूँ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत अच्छा रहता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। अब इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के वजह से इसकी जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, नेगेटिव में हाई रहती है, नेगेटिव में हाई। क्योंकि अगर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन नेगेटिव में हाई रहती है, दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स जब वो एक्वा स्टेट में रहेगा सो वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बना सके, और जो वो पार्शियल बॉन्ड बनाने, हमें पता है केमिस्ट्री में बॉन्ड जब भी बनता है एनर्जी रिलीज होती है, पार्शियल बॉन्ड की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। तो एनर्जी रिलीज मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो नेगेटिव तो होगी। सो Cu+2 के ये दो रीजंस के वजह से उसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन काफ़ी हाई है नेगेटिव में। तो थर्मोडायनेमिकली जो गिब्स डेल्टा G0 का पैरामीटर रहेगा वो स्मॉलर देन 0 काफ़ी बड़े लेवल पे होगा। दैट मीन्स Cu+2 ज़्यादा स्टेबल रहेगा कंपेयर टू Cu+1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, Cu+2 इज़ मोर स्टेबल, ठीक है। रीज़न तो इन्होंने दिया नहीं है, डिपेंड्स अपॉन कॉपर सॉल्ट, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। एक्वा स्टेट के कंडीशन में यही चीज़ होल्ड करती है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहता है क्योंकि स्मॉलर साइज होता है, ठीक है। और सेकेंड बात जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है थर्मोडायनेमिक्स के पर्पज से, दैट इज़ हायर, मतलब हाई वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इन नेगेटिव टर्म्स, ओके। चलो 19 देखते हैं। एन ऑक्सीडेशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4 टू कंसनट्रेटेड H2SO4 गिव्स ए ग्रीन ऑयली कंपाउंड। देखो ग्रीन ऑयली कंपाउंड आ गया ना तो आगे बात ही नहीं करने की, हमारी NCERT की रीडिंग इतनी अच्छी तरह से होनी ही चाहिए कि हमें ग्रीन ऑयली कंपाउंड मतलब Mn2O7 को आइडेंटिफाई करना आना ही चाहिए, Mn2O7। हाँ, हमें ये आगे पूछ सकता है कि Mn2O7 फर्दर किस में टूटता है, तो आपको पता होना चाहिए Mn2O7 MnO2 में टूटता है जब मैं उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहा होता हूँ। बट वो ग्रीन ऑयली आ गया मतलब बात खत्म हो गई, Mn2O7 हो गया। कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड विच इज हाईली एक्सप्लोसिव, देखो ये आया ना हाईली एक्सप्लोसिव, ठीक है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड इन द फॉलोइंग। सो अभी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर हाईली एक्सप्लोसिव है तो Mn2O7 तो आपने मार्क कर रखा है, तो क्या उसको एक्सपोज कर मतलब उसको हीट दे के हम MnO2 आंसर टिक करेंगे? नहीं, उसने ग्रीन ऑयली कंपाउंड के बारे में बात करी है तो Mn2O7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, उसकी रिएक्शन बोली होती कि Mn2O7 को फर्दर में हीट कर रहा होता तो क्या फॉर्म हो रहा होता, तब मैं MnO2+O2 बोल रहा होता, ये बात क्लियर है। तब के लिए आंसर MnO2 होता, बट हमें वो ग्रीन ऑयली कंपाउंड दैट इज Mn2O7 आइडेंटिफाई करना था। आगे बढ़ते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोथेरिक ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड्स के नेचर के ऊपर रहता है। हमें पता है कि डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है वो एसिडिक नेचर का रहता है। अब जब लोअर ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो बेसिक रहता है। तो बीच वाले कुछ ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं जो एम्फोथेरिक नेचर के रहते हैं, दैट इज दे आर एसिडिक एज वेल एज बेसिक इन नेचर। तो कौन से एग्जाम्पल्स रहते हैं? तो हमें पता होना चाहिए कि एक तो V2O5 रहता है जो एम्फोथेरिक रहता है बट मेनली वो एसिडिक रहता है, ठीक है। और दूसरा जो रहता है वो Cr2O3 रहता है। तो ये दो केसेस हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, NCERT पर्पज से, जो एम्फोथेरिक नेचर शो करते हैं। V2O5 अगेन रिपीट, वो बोलते तो एम्फोथेरिक है बट वो मेनली एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है, ठीक है। तो हमारा केस क्या हो जाएगा, V2O5 और Cr2O3। डन, दीज बोथ ऑक्साइड्स आर एम्फोथेरिक इन नेचर। चलो बेटा, तो आगे देखते हैं अब हम। तो देखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स इन इट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब वो एक्स एलिमेंट है वो खुद पहले से +3 में, ध्यान देना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज आर्गन 3d5। तो यानी उस एक्स पे ऑलरेडी +3 चार्ज है, ठीक है। एक्स पे कितना चार्ज है? +3 चार्ज है, आर्गन 3d5 है। तो हमें पता है, हमने अभी सीखा कि 4s में भरते भी पहले हैं और निकालते भी पहले हैं। तो 4s में, s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जो x का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा वो क्या रहा होगा। तो आर्गन
ठीक है, वहाँ तक तो 18 काउंट रहा होगा, ठीक है, उसमें +3 मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है, तो वो 4s में से पहले 2 गए होंगे, सो 4s2 पर सर 3 है, तो यानी 3D में 5 नहीं रहे होंगे, एक्चुअली 3D में कितने रहे होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे। तो ध्यान से देखो, पहले 2 4s के निकले, फिर D में से एक निकला, तो उसको 5 बनाया, हाफ फील्ड बनाया। हमें सबको पता है कि X कौन सा एलिमेंट होगा, आयरन होगा, हालांकि उसने कुछ पूछा नहीं है इस बारे में, बट हम बता सकते हैं कि आयरन का एटॉमिक नंबर 26 काउंट आ गया ना, 18 और 2 20 + 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26, ठीक है। तो एलिमेंट भी पूछ सकता था, तो हम एलिमेंट पूछता तो हम आयरन को क्लिक करते या टिक करते, ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते, द करेक्ट IUPAC नेम देखो, अब डी ब्लॉक वाला खत्म हो गया, अब हम किस पे आ गए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता ही है, एक तो आएगा ही और कंफर्म आएगा ही आएगा, ठीक है। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस गिवन स्पीशी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरे स्पीयर पे कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव का चार्ज है ना नेगेटिव का। सर तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो मेटल का जो नाम रहता है ना वो चेंज हो जाता है। अगर स्पीयर न्यूट्रल या कैटायन रहता है तो मेटल का नाम एज इट इज़ रखा जाता है। अगर स्पीयर नेगेटिव होता है, दैट इज़ एनायनिक स्पीयर रहता है, तो उस मेटल के नाम के पीछे 8 आ जाता है, ऑरेट, ठीक है, कुपरेट, ठीक है। तो ऐसे नेम हो जाते हैं, तो डिपेंड करता है, आपको स्पीयर का नेचर भी पता होना चाहिए कि कैटायनिक है कि एनायनिक है। हमें पता है सबसे पहले नॉमेनक्लेचर हम लिगेंड्स का करते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। NH3 का नाम अमाइन है, क्योंकि 2 अमाइन है इसलिए हम क्या लिखेंगे, डाईअमाइन, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, Cl का जो नाम है वो क्लोराइड नहीं लिखेंगे, क्लोरिडो लिखेंगे, सो इट विल बी रिटन एज डाईक्लोरिडो। और फिर हम मेटल का नाम लिखेंगे प्लैटिनम, ये बात क्लियर है। फाइनल चीज़ जो हमें याद रखनी है, ऑक्सीडेशन नंबर रोमन न्यूमरल्स में। सो ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है मेटल का, X। अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 × 2, और क्लोरीन -1 वाले 2 हैं, ओवरऑल चार्ज स्पीयर पे 0 है। सो अगर आप X की वैल्यू ढूंढोगे तो +2 आएगी, तो रोमन न्यूमरल्स में हम +2 लिख देंगे, दैट इज डाईअमाइन डाईक्लोरिडो प्लैटिनम 2, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शोज आइसोमेरिज्म। पैलेडियम कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप PD C6H5 वोल्टवाइज और SCN का अगर आपको नाम हो तो थायोसाइनेटो बोलते हैं, थायोसाइनेटो। और उसी के जैसा एक एम्बिडेंट फैमिली में आता है, एम्बिडेंट मतलब पता है एक ही लिगेंड वो होंगे तो यूनिडेंटेटी, बट उनके पास 2 डोनेटिंग साइड्स होंगे, वैसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड्स बोलते हैं, ये बात क्लियर है। तो थायोसाइनेटो S, अगर S सल्फर वाला पार्ट जुड़ा होगा, और अगर नाइट्रोजन वाला पार्ट जुड़ा होगा तो उसको थायोसाइनेटो N बोलेंगे, ठीक है। और हमें पता है कि जब अलग पार्ट लिगेंड का जुड़ा रहता है सेंट्रल मेटल से, तो उस टाइप के आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमर। 4 तरीके के स्टैंडर्ड होते हैं, लिंकेज, हाइड्रेट, सॉल्वेट और आयोनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि ये किसका एग्जाम्पल होगा, लिंकेज आइसोमर का। जब मैं SCN की बात करूँगा तो वो एम्बिडेंट फैमिली का होगा, और एम्बिडेंट में नाम क्या होगा, थायोसाइनेटो S जब सल्फर वाला पार्ट जुड़ा होगा, और थायोसाइनेटो N जब नाइट्रोजन वाला पार्ट मेटल के साथ जुड़ा होगा। और वो दिख भी रहा है आप सबको। सर जुड़ा होगा नहीं जुड़ा होगा कैसे पता, तो वो बेटा दिखेगा, वो दिखा रहे हैं ना आपको, देखो नाइट्रोजन वाला पार्ट जुड़ा है और सल्फर वाला पार्ट जुड़ा है, तो दिखेगा आपको कि कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड अपॉन CFT। सबको पता है CFT क्या होता है, डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स की CFT, अकॉर्डिंग टू CFT थ्योरी डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है 2 पार्ट में। अब ज़्यादा स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होती है, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ लिगेंड कैसा है। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को हम SFL बोलते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतनी ज़्यादा डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होगी। और कौन से सेट में जाता है, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करूँ तो ऊपर वाले सेट में EG सेट रहता है और नीचे वाले में T2G सेट रहता है। तो ये इस एनर्जी गैप को स्प्लिटिंग बोला जाता है, ठीक है। आगे क्या बोला है, what will be the correct order of absorption of wavelength of light in the visible spectrum for the complex। सो हमें पता है कि DD ट्रांजिशन की वजह से कॉम्प्लेक्सेस कलर शो करते हैं। सो T2G का इलेक्ट्रॉन जब EG में जंप करेगा तभी, और उसको जंप करने के लिए आउटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। सो अगर आप ध्यान से देखो तो EG और T2G के डिफरेंस को ही डेल्टा O से हम इंडिकेट करते हैं। एक बैरी सेंटर होता था, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी होती थी। अगर आपको याद हो तो डेल्टा E किसके बराबर होता है, hc/λ, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ।
तो जो ये इलेक्ट्रॉन लैम्डा एब्जॉर्ब करेगा, तो वो कैसे टाइप का लैम्डा एब्जॉर्ब करेगा जब उसको बहुत ऊपर कूदना होगा? हायर लैम्डा एब्जॉर्ब करेगा या लोअर लैम्डा? तो आपको यहाँ पे आंसर इस इक्वेशन से पता चल रहा होगा, जितनी कम लैम्डा की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना इजीली वो T2G सेट से कौन से सेट में कूद पाएगा? EG के सेट में। सो ये थोड़ा सा देखो, इसीलिए उस लोग कंफ्यूज करने के लिए वेवलेंथ पूछे थे। अगर वो एनर्जी पूछते तब तो डायरेक्ट रिलेशन है कि इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतनी ज़्यादा ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग होगी, बट उन्होंने लैम्डा के रिस्पेक्ट में पूछा तो इन्वर्स रिलेशन होल्ड कर रहा होता है। ठीक है, हमें पता है कि CFT के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नेचर ऑफ लिगेंड पता होना चाहिए। सबसे स्ट्रॉन्ग वालों में से CN- हमारे गिवन कंडीशंस के हिसाब से, फिर NH3 आ जाता है, और फिर उसके बाद वाटर एज ए लिगेंड यूज होता है। अब पूछा गया है उसने, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस में एब्जॉर्ब हो रहा होगा? सो सबसे कम वेवलेंथ किस में एब्जॉर्ब हो रहा होगा? जिसमें एनर्जी मैक्सिमम होगी। सो सबसे मैक्सिमम एनर्जी कब होगी? जब लिगेंड सबसे स्ट्रांग होगा। सबसे ज़्यादा स्ट्रांग लिगेंड कौन है? CN-। CN- सबसे स्ट्रांग कौन से केस में है? B वाले केस में। ठीक है, और उसकी एनर्जी सबसे मिनिमम है। एनर्जी मिनिमम है कि लैम्डा मिनिमम है? लैम्डा मिनिमम है, एनर्जी मैक्सिमम है। उसके बाद कौन आ जाएगा? NH3, और उसके बाद कौन आ जाएगा? H2। दैट इज हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? C। ठीक है, ये बात क्लियर है। मिनिमम लैम्डा, मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी मैक्सिमम क्यों होगी? क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते। When 0.1 mole of COCl3NH35 is treated with excess AgNO3, 0.2 moles of AgCl is obtained. The conductivity of the solution corresponds to। तो वर्नर थ्योरी हमें पता होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स के अंदर दो तरीके की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। जब मैं प्राइमरी वैलेंसी की बात करता हूँ तो प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है और सेकेंडरी नॉन आयोनाइजेबल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी जो लिगेंड्स मेटल के साथ होल्ड करते हैं, ठीक है, और जो काउंटर आयन मेटल्स के साथ होल्ड करते हैं उन्हें प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। सो अगर आप ध्यान से देखो कि AgNO3 से AgCl तभी मिलेगा जब Cl टूटेगा। जब इसका एक्सेस यूज किया है तो 0.2 मोल ऑफ AgCl ऑब्टेन्ड है, और इसका तो 0.1 मोल ही है, तो इसका मतलब 1 मोल में से 2 Cl निकल रहे होंगे। तो अगर आपको स्पीयर का कंपाउंड बनाना होगा तो क्या मैं उसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ? NH3 पूरे के पूरे पांचों अंदर होंगे, 1 Cl अंदर होगा और बाहर 2 Cl होंगे। स्पीयर के बाहर एग्जैक्टली 2 Cl होंगे, तभी तो मैं इसको AgNO3 के साथ ट्रीट करूँगा, इसके 0.1 मोल को, और इसके तो पॉइंट नहीं है, इसके तो कितने एक्सेस मोल्स हैं। ठीक है, इसके क्या है हमारे पास? एक्सेस मोल्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ एक्सेस मोल्स प्रेजेंट है। अब ये जब रिएक्शन कर रहा है तो ये क्या बनाएगा? स्पीयर तो कभी टूटेगा नहीं, दैट इज NH3 Cl वैसा का वैसा रहेगा। 2 Cl गए तो +2 चार्ज हो जाएगा, और 2 Cl-। अब 2 Cl- के साथ Ag कंबाइन होके AgCl फॉर्म कर रहा होगा। सो क्या रिलेशन बना है आयंस के बीच में? कंडक्टिविटी में स्पीयर 1 बना है और एनायंस कितने बने हैं? 2 बने हैं। तो क्या रेशियो में टूटे हैं बेटा? 1:2 इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो में टूटे हैं, 1:2। डन। तो वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था कि कुछ पार्ट स्पीयर के अंदर होगा, कुछ पार्ट स्पीयर के बाहर होगा। जो पार्ट स्पीयर के बाहर होगा वो आयोनाइजेबल होगा। तो मुझे कैसे पता चला 2 Cl बाहर होंगे? क्योंकि 0.2 AgCl ऑब्टेंड हो रहा है। अगर 0.2 AgCl ऑब्टेंड हो रहा है दैट मीन्स 2 Cl एग्जैक्टली बाहर होंगे स्पीयर के, तभी तो वो एक्सेस Ag के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रहे होंगे? AgCl। अल्टीमेटली ये AgCl के फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, सो 1:2 इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो रहेगा। आगे बढ़ते। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल्स विथ हेलोजन एसिड। HX के साथ रिएक्शन करना हेलोजन एसिड्स के साथ। हमें पता है एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी, अगर मैं बात करूँगा HX स्पेसिफिकली HX की, तो वो एल्कोहल्स 3 डिग्री एल्कोहल्स, फिर 2 डिग्री एल्कोहल्स और फिर 1 डिग्री। सो आप सभी को दिख रहा होगा कि ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। दैट इज सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी C फॉलोड बाई B, एंड सबसे लास्ट में A आ जाएगा, दैट इज B ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो 2 NCERT ओरिएंटेड 2 रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज में हमारे पास रहती है। एक होती है नाई के साथ रिएक्शन करना। नाई के साथ जब मैं रिएक्शन कर रहा होता हूँ दैट इज एसीटोन के प्रेजेंस में, तब मैं उसे फिंकलस्टीन रिएक्शन बोल रहा होता हूँ, फिंकलस्टीन रिएक्शन।
और उस फिंकलस्टीन रिएक्शन के थ्रू एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर होता है। और एक होता है AgF, सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करना होता है, तब मैं एल्काइल फ्लोराइड ऑब्टेन कर रहा होता हूँ, तो मैं उसे स्वार्ट्स रिएक्शन बोलता हूँ। क्या सी? स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, तो दो ही हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है हमारे पास, आप सभी को दिख रही होगी। सबसे पहला ऑप्शन ही नाई के साथ है, हालांकि इसमें एसीटोन की कंडीशन नहीं दे रखी है, बट आप हमेशा उसको एसीटोन के साथ ही याद रखना, क्योंकि ये SN2 का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वुड प्रिफर टू अंडरगो विच टाइप ऑफ रिएक्शन? प्राइमरी है, सो कार्बोकेटाइन तो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और सबसे लीस्ट 1 डिग्री रहता है, फिर CH3X आता है, तो SN1 का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, क्योंकि वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट करेगा, और कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट करेगा? SN2 डोमिनेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमें दो बातों का हमेशा ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग निकल रही होगी, ब्रांचिंग मतलब पेरेंट चेन में से जितना ज़्यादा इधर उधर से ब्रांचिंग निकल रही होगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। सो बॉइलिंग पॉइंट और ब्रांचिंग, मैंने थोड़ा सा रिलेशन को इधर ऊपर नीचे लिख दिया, तो आप एक बार मैं इसको वापस से लिख लेता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ये बात क्लियर है कि नहीं? वही रिलेशन है, बट बॉइलिंग पॉइंट को इधर रखना था। ये बात क्लियर है कि नहीं? सो अब हम ध्यान से देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा किस में? प्रोपेन 1 ऑल, एल्कोहल है। ब्यूटेन 1 ऑल, कितने कार्बन है? 3 कार्बन, इधर 4 कार्बन। ब्यूटेन 2 ऑल, तो 2 ऑल से आपको एक बात क्लिक हुई होगी कि 4 कार्बन तो स्टेट में है और सेकेंड कार्बन से OH निकल रहा है, यानी पेरेंट चेन के रिस्पेक्ट में ये ब्रांच निकली है। सर ब्यूटेन 1 ऑल में तो कोई ब्रांचिंग नहीं है बेटा, सब कोई सीधा सीधा ही तो है, मैं ऐसे इंडिकेट कर दूंगा। ये बात क्लियर है? तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ 4 कार्बन है, पेंटेन 1 ऑल मतलब यहाँ 5 कार्बन है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो जितने नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पेंटेन 1 ऑल में सबसे ज़्यादा हो जाए, पक्की बात है। उसके बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि ब्यूटेन 2 ऑल और ब्यूटेन 1 ऑल में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा जाना है, तो सबसे कम से सबसे ज़्यादा पे जाना है। अब देखो, ब्यूटेन 1 ऑल में कोई ब्रांचिंग नहीं है, पर ब्यूटेन 2 ऑल में तो ब्रांचिंग है ना, तो ब्यूटेन 1 ऑल ज़्यादा होगा, फिर ब्यूटेन 2 ऑल और सबसे कम प्रोपेन 1 ऑल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना, तो ऐसे हमारा ऑर्डर बनेगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते। मार्क द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विथ HBr HCl। ठीक है, तो देखो एल्कोहल्स अभी मैंने बताया था, जब HBr या HCl कोई भी हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो कार्बोकेटाइन फॉर्म करते हैं। अब वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी +M और +I ग्रुप्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और -M और -I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये बातें हमें सुनी नहीं है तो सुननी पड़ेगी, और सुन रखी है तो वेल एंड गुड, अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बट ये ऐसी बातें हैं जो हमारे बोर्ड गुजकेट लेवल में आती हैं, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते कि सर ये तो 11th क्या है, इसको क्या करने का, नहीं, यहाँ पे आएगा। वो 11th तो टूल था, टूल को यूज़ करना 12th में ही आता है, और वो रिएक्शन पार्ट्स में ही आता है। सो बेंजाइल एल्कोहल में बोल सकता हूँ, बेंजाइल पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा है, बेंजीन से डायरेक्टली CH2 बेंजाइल कार्बन होता है, उससे OH जुड़ा हुआ है, तो उस सारी पोजीशन से अगर मैं OH हटाऊंगा तो सारे कार्बन्स पे कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड हो जाएगा। सो अगर आप ध्यान से देखो, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी +M और +I पे डिपेंड करता है। NO2 गॉड फादर है -M इफेक्ट का, Cl -M इफेक्ट का, -M नहीं, स्पेसिफिकली अगर हम देखने जाए तो वो -I इफेक्ट शो कर रहा होता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है, ना +I देने वाला ना माइनस देने वाला, तो सबसे बढ़िया तो ये हुआ, क्योंकि ये दोनों तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहे होंगे। अब इन दोनों में सबसे ज़्यादा कौन डिक्रीज कर रहा होगा? सेकेंड। तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे पहले फर्स्ट आएगा, फिर थर्ड आएगा, और फिर सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? सेकेंड वाला। ठीक है, सेकेंड वाला क्यों? क्योंकि यहाँ पे NO2 का -M इफेक्ट है, और M इफेक्ट हमेशा ग्रेटर होते हैं कंपेयर टू I इफेक्ट, चाहे वो +M हो या -M हो। ये बात क्लियर है? तो ये नोट कर लेना, हमें इस पैरामीटर को हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो हमें एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए भी नेचर पता होना चाहिए। एसिडिक नेचर किसी भी फिनॉल के लिए अगर वो पूछ रहा है
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m -i और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +m एंड +i ग्रुप्स के रहता है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट आप जब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली पिक करने को आएगा। तो अब ध्यान से देखते हैं NO2, अभी हमने देखा वो -m इफेक्ट करता है। ठीक है, OCH3 मतलब OR ग्रुप होता है। अगर मैं OR ग्रुप की बात करूँ तो वो अगर मेटा पोजीशन पे रहेगा तब वो -i इफेक्ट शो करेगा। बट अगर यही OR ग्रुप ऑर्थो या तो पैरा पे प्रेजेंट रहता, तब वो +m इफेक्ट शो करता है। क्या कौन सा इफेक्ट शो करता है? +m इफेक्ट शो कर रहा होता है। तो उसके दोगलेपन को देखना पड़ेगा हमें। सिमिलरली NO2, अगर आप देखोगे OH के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ठीक है, ये मेटा है और ये पैरा है, तो NO2 मेटा पर है, तो मेटा पे जब भी NO2 रहेगा तो -i इफेक्ट शो करेगा। अब आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर कब होगा? जब सबसे ज़्यादा माइनस इफेक्ट होगा। माइनस में भी डोमिनेट कौन करता है? M। तो NO2 सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो कर रहा होगा, दैट इज सेकेंड विल बी लीडिंग। तो सेकेंड विल बी लीडिंग। अगर आप कुछ नहीं देखें तो सारे ऑप्शन में से सबसे पहला ऑप्शन आप जो सबसे इजीली पिक कर सकते हो बी ऑप्शन रहेगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, फिर अब मैं बात करूंगा फिफ्थ वाला जो केस है, वहां पे देखिए वहाँ +m इफेक्ट है। तो अभी मैंने बताया था कि वो +m इफेक्ट रहेगा तो एसिडिक नेचर उतना ही कम रहेगा, तो सबसे लीस्ट फिफ्थ वाला हो गया। फिर हम आ जाते हैं थर्ड वाले केस में। तो थर्ड वाले केस में यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? वो -i इफेक्ट शो कर रहा है। फर्स्ट कोई इफेक्ट नहीं है, ना प्लस का ना माइनस का, कोई भी इफेक्ट नहीं है। और फिर फोर्थ आ जाएगा, दैट इज आवर आंसर विल बी बी। ठीक है, आगे बढ़ते। 32 मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टॉलिन। टॉलिन का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बेंजीन के साथ जब डायरेक्टली CH3 जुड़ा रहता है तो उससे मैं टॉलिन बोल रहा होता हूँ, और उसका मोनोक्लोरिनेशन करना है। देखो, क्लोरिनेशन हमेशा Cl2 के साथ होता है HNu के प्रेजेंस में या तो हीट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? HNu या तो हीट के प्रेजेंस में। तो अगर मैं इस रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो sp2 कार्बन पे कभी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। sp3 एक ही कार्बन है और वो बाहर का कार्बन है। सो मोनोक्लोरिनेशन करने पे क्या होगा? CH2Cl बेंजाइल क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। पहला बात तो ये हुआ। फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विथ एक्वस NaOH। हाइड्रोलाइसिस करना है किसके प्रेजेंस में? एक्वस NaOH। अब देखो, एक्वस NaOH बोला है, यानी एक्वस NaOH में से OH माइनस निकलता है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और न्यूक्लियोफाइल का काम होता क्या है? सब्स्टिट्यूशन करना। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? वो किसको बाहर करेगा? क्लोरीन को बाहर करेगा और खुद जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सो अल्टीमेटली उसी बेंजाइल पोजीशन पे जो Cl था वहाँ पे Cl हट के OH आ जाएगा, उसको मैं बेंजाइल अल्कोहल बोलूँगा। क्या बोलूँगा? बेंजाइल अल्कोहल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड क्या होता है? ट्राइनाइट्रोफिनॉल को हम क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड बोलते हैं। OH ग्रुप जुड़ा रहेगा। ठीक है, NO2 तीनों पोजीशन पे 2,4,6। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा? पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाएगा, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, 2,4,6 नहीं लिखा है उन लोगों ने, बट उनको मेंशन आउट करना चाहिए था, तो आपको आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 2,4,6 पोजीशन पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ मन करे वहाँ NO2 रख दोगे तो चल जाएगा। ठीक है, फिर 34 पे आ जाओ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। सो देखो, एसिडिक एसिड का हम सभी को फॉर्मूला पता है, CH3CO5OH। क्लोरो एसिडिक एसिड में क्या होगा? 2 हाइड्रोजन होंगे और एक Cl आ जाएगा, CO5H। देखो, क्लोरीन -i इफेक्ट शो करता है, यानी एसिडिक नेचर बढ़ाएगा। तो दोनों कार्बोक्सिलिक के फैमिली के ही है, बट ज़्यादा एसिडिक क्लोरो एसिडिक रहेगा। उसके बाद इथेनॉल और फिनॉल को कंपेयर करना है। सो आप सभी को ये बात पता होना चाहिए, फिनॉल ज़्यादा एसिडिक रहता है कंपेयर टू एल्कोहल फैमिली। और इसका रीज़न ये रहता है क्योंकि जैसे ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा तो जो फिनॉक्साइड बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और रेजोनेंस स्टेबिलिटी के वजह से वो बहुत ईजिली H+ अपना लूज कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोरो एसिडिक एसिड, फॉलोड बाय एसिटिक एसिड क्योंकि दोनों कार्बोक्सिलिक के, फिर फिनॉल आ जाएगा और फिर इथेनॉल हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन सी। डन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ध्यान से देखना, यहाँ एडिशन वर्ड बोला है। एल्डिहाइड्स की फैमिली वाले सब्स्टिट्यूशन में नहीं, एडिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। 2 अलग वर्ड होता है।
सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई एक आया तो दूसरा गया, एडिशन मतलब एक कहीं ऐड हुआ है, कोई निकला नहीं है, सही है। तो हमें पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में दो पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस और दूसरा जो पैरामीटर रहता है वो इंडक्टिव इफेक्ट। इन दो इफेक्ट्स के वजह से हम हमेशा ये बोलते हैं कि कीटोन्स लेस रिएक्टिव रहता है कंपेयर टू एल्डिहाइड्स। किस रिएक्शन में, किस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रिस्पेक्ट में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रिस्पेक्ट में। सो अब हम लोग को एक पैरामीटर तो बहुत इजीली समझ आ गया, कीटोन का पता है ना, एल्डिहाइड मतलब CO पाई कार्बन से, कार्बोनिल कार्बन CO पाई कार्बन से डायरेक्टली H जुड़ा होगा तो एल्डिहाइड है। CO पाई कार्बन के अगल बगल कार्बन रहेगा तो उस फंक्शनल ग्रुप को कीटोन बोलते हैं, ठीक है। CO पाई कार्बन के अगल में H जुड़ा है तो क्या बोला जाएगा? एल्डिहाइड बोला जाएगा, ठीक है। तो कीटोन, ये कीटोन है, यहाँ देखो CO पाई कार्बन के अगल बगल कार्बन है तो ये भी कीटोन हो गया। तो कीटोन वाले तो रेस से ऐसे ही बाहर हो गए। अब एल्डिहाइड में ये एसिटेल्डिहाइड बोलेंगे और इसको बेंजाल्डिहाइड बोलेंगे, बेंजीन जुड़ा है ना तो बेंजाल्डिहाइड। तो बेंजाल्डिहाइड बल्की ग्रुप होता है, तो बल्की ग्रुप होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसको रुकावट मिलेगी ना, हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा होगा किधर जाने के लिए? कार्बोनिल कार्बन तक। तो इसीलिए बेंजाल्डिहाइड और एसिटेल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड और एसिटेल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में ज़्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा? एसिटेल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है दैट इज CH3 मिथाइल ग्रुप है, वो लेस बल्की है कंपेयर टू फिनाइल ग्रुप PHNYL। फिनाइल ग्रुप PH से भी इंडिकेट कर सकते हैं हम लोग, इसीलिए एसिटेल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा कंपेयर टू बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड A and C इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर, ठीक है, A और C ढूंढना है। ऐसे टाइप की चेन रिएक्शंस बोलते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन भी बोला जा सकता है उनको। सो क्या बोल रहा है वो? CH3 CHO ग्रुप आ गया यानी वो एल्डिहाइड को इंडिकेट कर रहा है। सो CH3 CHO की रिएक्शन में किसके साथ करवा रहा हूँ? CH3 MgBr, CH3 MgBr मतलब RMgX है, RMgX मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ग्रिग्नार्ड, जब भी एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, वो अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? अल्कोहल। क्योंकि एसिड एल्डिहाइड है तो जो अल्कोहल क्रिएट होगा वो 2 डिग्री का अल्कोहल क्रिएट होगा, दैट इज CH3 COH या H लिखेंगे और ये CH3 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज आर 2 डिग्री अल्कोहल। ये हमारा A है, इसका नामकरण करेंगे तो 1 2, ठीक है, प्रोपेन 2 ऑल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रोपेन 2 ऑल। अब ये रिएक्शन रुकी नहीं है, इस A को मैं फर्दर H2SO4 के साथ हीट कर रहा हूँ। तो H2SO4 जो होता है ना वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का एक ही काम होता है, पानी निकालना। क्या निकालना? पानी निकालना। वो मॉलिक्यूल में से पानी निकालेगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो पानी कैसे निकलेगा, तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो OH निकल जाएगा और उसके एडजेसेंट वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा। HOH रिमूव हो गया, तो यानी यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन फॉर्म हो गया। अब इस गिवन एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाया है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाया है तो हमें पता होना चाहिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में OH ऐड होता है और कौन से रूल के अकॉर्डिंग? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऐड होता है। किसके अकॉर्डिंग ऐड होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या बोला था? डबल बॉन्डेड कार्बन में से जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, आई रिपीट, डबल बॉन्डेड में से जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके पास OH जाएगा, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बनेगा और कम वाले पे H आ जाएगा, दैट इज CH3 CH2। इसके पास कम हाइड्रोजन है ना तो उसको H मिलेगा और जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है डबल बॉन्डेड कार्बन में से उसके पास OH आ जाएगा। तो ये वापस से अल्कोहल बन गया, ये हमारा C बन गया। इसको प्रोपेन 1 ऑल बोलेंगे। अब प्रोपेन 1 A और C में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ OH की पोजीशन पे अंतर है, एक बार वो सेकेंड कार्बन पे और एक बार फर्स्ट कार्बन पे। ऐसे आइसोमर्स को पोजिशनल आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोजिशनल आइसोमर, ठीक है बेटा। तो कौन सा आइसोमर बन जाएगा? वो पोजिशनल आइसोमर बन जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। सो हमें इस बात पे देखना है कि गिवन स्पीसी है क्या, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। CO पाई के अगल बगल कार्बन है, अगल बगल कार्बन है यानी कीटोन प्रेजेंट है, कीटोन। और वो बना क्या है वो देखो,
हो कहाँ और जाना कहाँ, तभी तो पता चलेगा कि करना क्या है। तो कीटोन हो और कीटोन से जाना कहाँ है, CO पाई कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है यानी कार्बोक्सिलिक। तो हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक में 3 सीढ़ियाँ होती हैं भाई। सीढ़ी चढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन होता है, और सीढ़ी से उतरना यानी रिडक्शन होता है। और सीढ़ी की जो शुरुआत होती है वो अल्कोहल से होती है, फिर हमारा एल्डिहाइड आता है या तो कीटोन ग्रुप आ जाता है, और फिर सबसे सीढ़ी के टॉप पे जो सीढ़ी का सबसे टॉप रहता है वो कार्बोक्सिलिक। सो यानी आप एल्डिहाइड या तो कीटोन पे होगे, मैं इसको थोड़ा अच्छी तरह से लिख देता हूँ, कीटोन पे होगे और आपको कार्बोक्सिलिक पे जाना है, तो सीढ़ी पे ऊपर जाना है। ऑक्सीडेशन अगर आपको ऑक्सीडेशन करना है तो कोई किसी ऐसे को लोगे जो खुद ही को ऑक्सीडाइज कर दे, नहीं, आप किसी ऐसे को लोगे जो खुद का रिडक्शन करे और सामने वाले का ऑक्सीडेशन करे। यानी जो आपको ऑक्सीडेशन करना है तो आपको कौन सा एजेंट लेना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो अगर एल्डिहाइड की बात होती ना तो मैं जानता हूँ हर कोई बहुत एक्साइटमेंट में बोल रहा होगा कि बहुत फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। हमें पता है टॉलेंस रिएजेंट ले सकता था या तो फेलिंग सॉल्यूशन ले सकता था। फेलिंग सॉल्यूशन में 2 सॉल्यूशन होते हैं, फेलिंग ए और फेलिंग बी। इक्विमोलर मिक्सचर यूज़ करना होता था रॉसेल सॉल्ट और कुप्रस क्लोराइड का, सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। तो वहाँ पे हमें फेलिंग सॉल्यूशन क्रिएट होता है। टॉलेंस मतलब सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट यूज़ करना होता। बट ये तो कीटोन है, कीटोन बहुत ढीट है। अब ये ढीट के लिए ना पूरी ऑर्गेनिक में एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई है हमारे लेवल पे कि एक ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे, और वो होता था सोडियम हाइपोहेलाइट, NaOH, सोडियम हाइपोहेलाइट। ये सोडियम हाइपोहेलाइट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो स्पेशली कीटोन वालों के लिए ही आया था। और वो कीटोन के फंक्शनल ग्रुप जो CH3 कार्बन है, इसको एक्टिव मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। ये एक्टिव मिथाइल ग्रुप को CO पाई से डिटैच करके OH ला देता था और बाय प्रोडक्ट में CHX3 फॉर्म कर देता था, हेलो फॉर्म। क्या फॉर्म कर देता था, CHX3। X मतलब कोई भी हेलोजन हो सकता है, इसलिए उसे हेलो फॉर्म बोलते हैं। और इस टेस्ट का नाम भी हेलो फॉर्म रिएक्शन या हेलो फॉर्म टेस्ट होता है। अगर हम आयोडीन यूज़ करते हैं तो आयोडो फॉर्म रिएक्शन होता है। NaOH ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कीटोन के लिए, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए टॉलेंस फेलिंग सॉल्यूशन हो सकता था, KMNO4 भी, HNO3 भी यूज़ करते, K2Cr2O7 भी यूज़ कर सकते थे। वो तो करते ही हैं, वो तो भैया हैं ही, वो तो तगड़े वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन कौन की बात कर रहा हूँ मैं, KMNO4 की बात कर रहा हूँ, K2Cr2O7 की बात कर रहा हूँ, ये तो तगड़े वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट उनसे हल्के वाले भी हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे सिलेबस में इनके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन या टेस्ट के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ देखो टॉलेंस रिएजेंट तो काम का नहीं है भाई, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट एल्डिहाइड के लिए। I2NaOH सॉल्यूशन, तो बच्चों पी ब्लॉक हमारे सिलेबस से हट गया है, बट ये सोडियम हाइपोहेलाइट NaOH कब फॉर्म होता है पता है, जब I2 को NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे। I2 को NaOH के साथ रिएक्शन करते थे ना तो NaOI फॉर्म होता है, NaOI। तो देखो ये और ये फॉर्मूला आइडेंटिकल है ना, तो बोर्ड वाले भी ऐसे ही क्वेश्चन दे सकते हैं। वो डायरेक्ट NaOH लिख के नहीं देंगे, वो I2 प्लस NaOH या कोई भी X2 प्लस NaOH लिख के दे देंगे। तो हमें वो पिक करना आना चाहिए, अच्छा X2NaOH मतलब NaOHC है, सोडियम हाइपोहेलाइट। और वो कीटोन में कंडीशन होनी चाहिए कि उसके पास एक्टिव मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, CO पाई से CH3 जुड़ा होना चाहिए। और सोडियम हाइपोहेलाइट डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करता है, जैसा है वैसे का वैसा ही निकाल के दे देता है, बट कार्बोक्सिलिक फॉर्म कर रहा होता है और हेलो फॉर्म कर रहा होता है। इन क्लीमेंसन रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद, क्लीमेंसन रिडक्शन पता होना चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन आपकी मर्जी। अगर वो कॉन्क HCl, ठीक है, और जिंक अमेलगम ZnHg के साथ रिएक्शन करता था तो वो हाइड्रोकार्बन फॉर्म कर देता था। क्या फॉर्म कर देता था, हाइड्रोकार्बन। तो जिंक अमेलगम हो गया और HCl दिया, हालांकि ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिखना पड़ेगा बेटा, थोड़ा MCQ के रिस्पेक्ट में आगे पीछे हो जाता है क्वेश्चन में, बट कंडीशन को प्रॉपरली याद रखो। HCl लिखोगे ना बोर्ड में तो उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी 0.5 काटने की, बट अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिखोगे ना तो काट ही नहीं पाएगा। समझ आ रही है कि नहीं बात। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ कंडीशन याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते, कैनिज़ारो रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड शो करते हैं, और वही एल्डिहाइड शो करते हैं दैट डू नॉट हैव अल्फा कार्बन, जिनके पास अल्फा कार्बन ना हो। सर अगर अल्फा कार्बन निकल जाए तो अल्फा कार्बन ना हो या तो अल्फा हाइड्रोजन ना हो, दोनों में से कोई भी ना हो, कोई एक ना हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, ये CHO है,
CHO में ये कार्बोनिल कार्बन के साथ जो पहला कार्बन जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन है। सर इसके पास अल्फा कार्बन तो है, बट चेक करो हाइड्रोजन है कि नहीं। तो इस कार्बन से एक वैलेंसी ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये तीसरा ये, चौथा ये, तो अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यानी ये कैनिजारो शो करेगा। और ध्यान देना एल्डिहाइड शो कर सकते हैं, कीटोन नहीं शो करता है। CHO पे आ जाओ, बेंजल्डिहाइड अल्फा कार्बन है, बिल्कुल सही बात है सर। कैसे पे? क्यों? क्योंकि ये कार्बोनिल कार्बन से पहला कार्बन जो जुड़ा रहता है उसी को अल्फा कार्बन बोलते हैं, बट उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यानी ये भी कैनिजारो शो करेगा। HCHO फॉर्माल्डिहाइड बोलते हैं, सबसे फर्स्ट मेंबर होता है एल्डिहाइड फैमिली का, सही है, HCHO। तो देखो यहाँ तो बात ही खत्म हो गई, कार्बोनिल कार्बन है बट उससे कोई अगल बगल कार्बन नहीं जुड़ा है, अल्फा कार्बन ही नहीं है। भाई अल्फा कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहाँ ढूंढने जाओगे? यहाँ तो कार्बन था तभी तो हाइड्रोजन की बात होगी ना, ठीक है। इधर देखो, तो यहाँ CO पाई कार्बन के साथ H जुड़ा है और यहाँ CH3 है, तो यहाँ अल्फा कार्बन भी है। कार्बोनिल कार्बन के बगल वाले जस्ट अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उसके पास जो हाइड्रोजन रहता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो अल्फा कार्बन भी अल्फा हाइड्रोजन भी, कैनिजारो नहीं शो करेगा। ये क्लास ऑफ एल्डिहाइड क्या कौन सी रिएक्शन शो करता है? हाँ बहुत सही, एल्डोल रिएक्शन शो करता है। कौन सी? एल्डोल। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, नॉट शो ना, नॉट गिवन बाय। आगे बढ़ते, इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमें कंडीशन एकदम सिंपल पता होनी चाहिए, जो भी मेटल रहता है A4B2 केस होना चाहिए, सबसे बेसिक में सिस और ट्रांस आइसोमर बनता है। तो आप यहाँ पे चेक कर लो, या तो MA3B3 होना चाहिए, ठीक है, प्लस का माइनस का वो सब देख लेगा, जो भी चार्ज है उससे हमें कोई। इधर दो तरीके के आइसोमर बनते हैं, फेस आइसोमर और मेरिडोनल आइसोमर, और यहाँ पे सिस और ट्रांस का केस जनरेट हो रहा होता है, ठीक है। GI मतलब पता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट ज्योमेट्री, दैट इज नोन एज GI। तो आप ध्यान से देखो, A4 मतलब होता है A के 4 लिगेंड और B के 2 लिगेंड, तो पहला वाला ही केस हमारा क्या शो करेगा? GI शो करेगा। यहाँ देखो A3B है, मतलब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कोई GI पॉसिबल नहीं होगा, कोई डिफरेंस इन अरेंजमेंट नहीं क्रिएट होगा। 6 मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहा है, यहाँ पे भी नहीं, क्योंकि सारे लिगेंड एक जैसे हैं। इधर से उठा के इधर रखो, इधर से उठा के उधर रखो, कोई ज्योमेट्री में केस नहीं बनेगा नया। यहाँ पे देखो 5 लिगेंड एक जैसे और एक छठवा लिगेंड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, बट ज्योमेट्री में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो सिर्फ एक के केस में ज्योमेट्री में डिफरेंस आएगा और 2 आइसोमर होंगे, एक सिस और ट्रांस। हमें पता होना चाहिए ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, हालांकि यहाँ दिया नहीं है बट हमें ये रिकैप्ड होना चाहिए, और सिस ऑप्टिकली एक्टिव होता है। आगे बढ़ते, ठीक है। तो 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। तो सबसे वीकेस्ट बेस मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड देखने का, एकदम रूल रखने का, वीकेस्ट बेस मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ऑर्गेनिक में कहावत होती है, वीकर द बेस स्ट्रॉन्गर द एसिड, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द बेस, ठीक है। तो एसिड का प्रॉपर्टी हमें पता है, हर जगह से H+ हटा के देखो, तो सबसे इजीली H+ देने के बाद चार्ज किस पे ज़्यादा यूनिफॉर्मली स्टेबल होगा? ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है। तो यानी जो नेगेटिव चार्ज रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल किस पे रहेगा? एफिनिटी। ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज रखने की एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, हम वो वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एफिनिटी, ठीक है। अब ये दोनों तो रेस से ऐसे ही बाहर हो गए, क्योंकि इनका ज़्यादा इंटरेस्ट अपने लोन पेयर को डोनेट करने का होगा, ठीक है। हालांकि इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा बेस ये होगा, क्योंकि इसका लोन पेयर थोड़ा बिजी है रेजोनेंस में, इसका तो बिजी भी नहीं है, ठीक है। हालांकि हमें वीकेस्ट ढूंढना है, वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हम ढूंढ रहे हैं, तो फिनॉल और साइक्लोहेक्सेनॉल पे देखते हैं, उसको साइक्लोहेक्सेनॉल बोलेंगे, फिनॉल नहीं है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर ये H लिबरेट कर देगा तो जो आयन बनेगा उसको फिनॉक्साइड आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन बहुत इजीली रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है। अगर वो रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकता है तो यानी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये रहेगा। अगर कन्वर्सली ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो ये वीकेस्ट बेस हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही रहेगा? सी। देखो एसिडिक नेचर पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो हमें ये सारी चीज़ें एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर पे, अमाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक नेचर पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की मोर एंड मोर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं
42 द रिएक्शन AR मतलब बेंजीन N2 प्लस डाइअजोनियम और Cl माइनस मतलब क्लोराइड आयन CuHCl, ठीक है, CuHCl कॉपर HCl दे रखा है, ArClN2 CuCl, पर देखो यहाँ दिया है CuCl दिया है, तो CuCl मतलब क्यूप्रस ही हुआ ना, कॉपर जब +1 पे रहता है तो उसको क्यूप्रस बोलते हैं, तो Cu2Cl2 बोलो या CuCl बोलो, दोनों बातें एक ही है। और ये रिएजेंट कब यूज़ करते हैं, हाँ वेरी गुड, ये कब यूज़ करते हैं, जब सैंडमेयर्स रिएक्शन होती है। सर एक और इससे मिलता जुलता रहता है तो, पर बेटा उसमें कॉपर पाउडर HCl यूज़ करते हैं, तो जब कॉपर पाउडर HCl लिखा रहेगा, कॉपर पाउडर HCl लिखा रहता मान लो कहीं पे भी, तब गटरमान होता, बट अभी तो नहीं दिया है ना, सिर्फ Cu2Cl2 या तो CuCl दे रखा है, तो उसे सैंडमेयर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सैंडमेयर। पर अगर कॉपर पाउडर वाला देते तब ऑप्शन गटरमान हो सकता था। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, मेरे को लगता है गटरमान ही क्लिक करा होगा, टिक करा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते 43 द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग प्राइमरी अमाइंस फ्रॉम एल्काइल हैलाइड विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। तो देखो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन HBD में नंबर ऑफ कार्बन्स डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। GPS गैब्रियल पैथेलामाइड सिंथेसिस, तो पैथेलामाइड आप सभी को रिएजेंट पता होना चाहिए, CO और यहाँ पे क्या रहता था, NH रहता था। पैथेलामाइड को मैं KOH के साथ ट्रीट करता था तो पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट ऑफ पैथेलामाइड बनता था, उसको मैं एल्काइल हैलाइड पे रिएक्शन कर देता था, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता था। और एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री का रहे तो सबसे बेस्ट रहता था, अराइल हैलाइड से तो प्रिपरेशन होती नहीं थी, तो वो अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड पैथेलामाइड बनता था, ठीक है। और वो एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड पैथेलामाइड फिर आपका किस में कन्वर्ट हो जाता था, अमाइंस में। और कौन से अमाइंस में कन्वर्ट हो जाता था, प्राइमरी अमाइंस में। तो अगर आप ध्यान से देखो जितने कार्बन RX के पास रहेंगे एल्काइल हैलाइड, फाइनल प्रोडक्ट में भी उतने ही मिलेंगे। बट हॉफमैन HBD, हैप्पी बर्थडे, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मतलब HBD, हैप्पी बर्थडे, उस रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन तो कहाँ ही आएगा, एल्काइल हैलाइड बोला है, सैंडमेयर तो अराइल हैलाइड पे काम करता है, तो ऐसे ही नेग्लेक्ट कर दो। NH3 में आपको लिमिटेशन याद होगा, अमोनोलाइसिस प्रोसेस होता है, वो रुकेगा ही नहीं, 1 डिग्री का 2 डिग्री, 2 डिग्री का 3 डिग्री, 3 डिग्री का 4 डिग्री, तो वहाँ तो हमारे पास अनसर्टेन हो जाएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, GPS गैब्रियल पैथेलामाइड सिंथेसिस। और इससे एल्काइल हैलाइड जो यूज़ करेंगे वो एल्काइल हैलाइड ही होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल रहता है, तो हमेशा प्राइमरी 1 डिग्री अमाइन ही क्रिएट होता है। बेस्ट रिजल्ट विदाउट चेंजिंग नंबर ऑफ कार्बन, विदाउट चेंजिंग नंबर ऑफ कार्बन। हैप्पी बर्थडे में से भी प्राइमरी अमाइन मिलेगा, बट एक कार्बन कम मिलता है, ठीक है। मिथाइल अमाइन ऑन रिएक्शन विथ HNO2 फॉर्म्स, मिथाइल अमाइन हमें पता होना चाहिए, तो CH3NH2 किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, HNO2 के साथ। HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड, अगर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हमें पता है कि डाइएजोटाइजेशन हो जाएगा, तो एलिफेटिक का डाइएजोटाइजेशन हो जाएगा, तो CH3N2 प्लस और कुछ भी ले सकते हैं हम, Cl माइनस कोई भी ले सकते हैं। हमें पता है एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट जो रहता है, ये एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है ड्यू टू लैक ऑफ रेजोनेंस। सो ये खुद ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि सारी रिएक्शन एक्वा स्टेट में हो रही होती है, तो खुद ही वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करके अपने आप को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और कौन सी गैस लिबरेट करता है, N2 गैस। दैट इज फाइनल आंसर ये नहीं होगा, एलिफेटिक डाइएजोनियम नहीं होगा, वो बहुत अनस्टेबल होगा, वाटर के साथ रिएक्शन करके एल्कोहल बना देगा, दैट इज CH3OH फॉर्म हो जाएगा, C ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 45th, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द मोस्ट वॉलेटाइल। अब देखो कोई भी चीज़ वोलेटाइल कब रहती है, वोलेटिलिटी जो वोलेटाइल तभी रहेगा जब लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है H बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप सभी को पता है, जब मॉलिक्यूल्स आपस में पार्शियल H बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पार्शियल H बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं तो उसको H बॉन्डिंग बोलते हैं। तो जितनी ज़्यादा H बॉन्डिंग होगी ना उतनी कम वोलेटिलिटी, वोलेटाइल होगा। क्यों वोलेटाइल उतना कम होगा, सिंपल सा रीज़न है सर, NH3 का एक मॉलिक्यूल दूसरे को पकड़ा है, वो तीसरे को पकड़ा है, चौथे को पकड़ा है, किस एक्सटेंट तक पकड़ा है वो जाने ही नहीं दे रहा। वोलेटाइल मतलब इवेपोरेट ही नहीं होने दे रहा, सब आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखें। तो पहले तो एनर्जी वो देनी पड़ेगी कि उन लोगों का बॉन्ड छुड़वाएंगे, छुड़वाने के बाद वो एनर्जी लेंगे जिसमें वो लिक्विड से कौन से स्टेट में जा रहे होंगे, गैस में। तो हमें ये बात पता होना चाहिए कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट होगा उतनी कम
उतना कम गिवन कंपाउंड वोलेटाइल होगा। हाइड्रोजन का एक्सटेंट कैसे पता चलेगा कि नाइट्रोजन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो प्राइमरी अमाइन में दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी। यहाँ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो बहुत कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगी। यहाँ 1 हाइड्रोजन है 2 डिग्री अमाइन में। अगर आप लास्ट ऑप्शन देखो तो ये हाइड्रोकार्बन है, H बॉन्डिंग होती ही नहीं है, क्योंकि H बॉन्डिंग तो तभी होगी जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ वो जुड़ा रहेगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन को ही ट्रीट करा जाता है। ये बात क्लियर है। तो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल 4th होगा, दैट इज बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोकार्बन में कोई भी H बॉन्डिंग होगी ही नहीं। H बॉन्डिंग नहीं होगी तो उसकी वोलेटाइल सबसे मैक्सिमम होगा। ये बात क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं 46 में, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन विल गिव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन ऑफ अमाइन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, आई थिंक इसमें सेम नंबर नहीं आना चाहिए, सेम ऑलरेडी हमने कर रखा है, बट ठीक है, अगर वो बोल रहा है सेम नंबर है तो फिर हम लोगों को तब तो ट्रीट दिख ही रहा है। अभी मैंने आपको बताया था पैथेलामाइड बाय हाइड्रोलाइसिस पोटेशियम सॉल्ट ऑफ जीपीएस, ये रिएक्शन हो गया ना, जीपीएस के थ्रू ही हमें करना पड़ेगा, गैब्रियल पैथेलामाइड सिंथेसिस। इन द चेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन ऑफ अमाइन एज इन द रिएक्टेंट। ठीक है, तो गैब्रियल पैथेलामाइड की रिएक्शन हम लिख लेते हैं, CO पाई और यहाँ NH आ जाता है। दिस स्पीसी इज नोन एज पैथेलामाइड। उसको KOH के साथ ट्रीट करते हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ ही ट्रीट करते हैं, तो ये CO पाई एज इट इज़ रहता है, N-K+ बन जाता है। N- मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा होगा। और जो आपका रिएक्टेंट है वो RX है, जो आपका रिएक्टेंट है वो RX है, एल्काइल हैलाइड लेते हैं। क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये एल्काइल हैलाइड है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो SN2 का एग्जाम्पल हम लेंगे तो लेस हिंडर्ड रहेगा, तो बेटर है। लेस हिंडर्ड मतलब ज़्यादा प्रेफरेंशियल हम लोग 1 डिग्री अमाइन को ही लेते हैं, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसीलिए अराइल हैलाइड तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, अराइल हैलाइड तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। तो मेरे पास जो यहाँ जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा वो बेंजीन CO पाई NR बन गया। NR का मतलब होता है N एल्काइल, N मतलब एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा है, इसलिए N एल्काइल पैथिलिमाइड, दिस इज नोन एज पैथिलामाइड, पैथिलिमाइड। ठीक है, तो अभी हर जगह आप पैथिलामाइड लिख सकते हो, जैसे यहाँ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ पैथिलामाइड लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे N एल्काइल, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो लेट से यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 5 थे, सो अभी भी R में 5 ही कार्बन है, कोई बड़ा घटा नहीं है। उसके बाद आप इसको KOH के साथ हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, और नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड टूटे तो यहाँ पे NRH2 लिख देंगे, दैट इज़ 1 डिग्री अमाइन। कितने डिग्री का अमाइन फॉर्म हो गया? 1 डिग्री। तो अभी भी R 5 है, तो टोटल अमाइंस में नंबर ऑफ कार्बन कितने रहे? 5। जितने रिएक्टेंट में थे उतने ही प्रोडक्ट में बने। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? GPS, दैट इज गैब्रियल पैथिलामाइड सिंथेसिस। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन रिपीट हो गया यार। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस विल गिव द सेम नंबर ऑफ कार्बन। देखो यहाँ पे रिएक्शन ऑफ नाइट्राइड विल LiLH4, यानी एल्काइल हैलाइड। पहले तो नाइट्राइल आपको बनाना पड़ेगा, तो नाइट्राइल बनाने के लिए RX को KCN के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा। KCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो RCN बनेगा, एल्काइल नाइट्राइल। एल्काइल नाइट्राइल का रिडक्शन करोगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कर सकते हो, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कर सकते हो, या तो सोडियम अमेलगम के साथ रिएक्शन कर सकते हो इथेनॉल में, C2H5OH में। तो यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो पेरेंट एल्काइल हैलाइड के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ कार्बन 1 से बढ़ गया है। ठीक है, असेंट हुआ है, असेंट मतलब बढ़ना, तो RCNH2 लिखेंगे। ये बात क्लियर है कि नहीं? सेकेंड वाला रिएक्शन ऑफ अमाइड, अमाइड मतलब RCO/NH2 होता है, LiLH4 ट्रीटमेंट विद वाटर। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड से अगर आप अमाइड बना रहे हो तो सेम नंबर ऑफ कार्बन, 1 कार्बन बढ़ रहा है। ठीक है, ब्रोमीन के साथ एक्वस सॉल्यूशन यानी Br2NaOH। Br2NaOH आपको याद होना चाहिए, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन का केस है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। जब भी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होगा नंबर ऑफ कार्बन 1 से डिक्रीज हो जाएगा, 1 से हमेशा कम हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन C सही होगा। डन, आगे बढ़ते हैं। सुक्रोज दैट इज केन शुगर इज अ डाइसैकेराइड। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव। तो सुक्रोज का जब भी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो 2 यूनिट बनते हैं, दोनों मोनोसेक्राइड्स होते हैं। एक यूनिट जो मोनोसेक्राइड का होगा वो ग्लूकोज का होगा, और एक मोनो यूनिट फ्रुक्टोज का होगा।
ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और फ्रुक्टोज लीवो रोटेटरी है। वैसे ही माल्टोज होता है, माल्टोज भी एक डाइसेकेराइड है, उसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो 2 मोल ग्लूकोज फॉर्म्ड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते। 48 न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? पेंटा सुक्रोज होता है। ठीक है, पेंटा सुक्रोज, यहाँ पे मेरे पास 5th कार्बन CH2 OH जुड़ा रहता है। ठीक है, उस OH उस कार्बन के साथ अगर, ठीक है, फॉस्फेट का लिंकेज होता है। 5th कार्बन के साथ अगर फॉस्फेट जुड़ा रहता है और फर्स्ट कार्बन से बेस जुड़ा रहता है, C1 कार्बन 1 लिखते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। पेंटोज शुगर बोलते हैं इसको। क्या? पेंटोज शुगर। और फर्स्ट कार्बन पे बेस जुड़ा रहे और 5th कार्बन 5th पे फॉस्फेट का लिंकेज होता है तो उसको न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है? तो न्यूक्लियोसाइड्स में 5th कार्बन पे सिर्फ फॉस्फेट नहीं होगा, फर्स्ट पे बेस होगा, तो उसको न्यूक्लियोसाइड बोला जाएगा। 49 पे आ जाओ सब लोग। डाइन्यूक्लियोसाइड्स इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 2 न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। देखो ये खुद एक MCQ का पार्ट हो सकता है। बिटवीन विच कार्बन एटम्स ऑफ पेंटोज शुगर। अभी देखा था हमने पेंटोज शुगर कैसा दिखता है, ऐसा बेस रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा और अच्छा हम बना सकते हैं, तो ये पेंटोज शुगर का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है फर्स्ट कार्बन से बेस जुड़ा रहता है। लिंकेज किसके बीच में होता है? 1, 2 और 3 का जो O रहता है वो P के साथ O, डबल बॉन्ड O और यहाँ O। ठीक है, और वो CH2, मतलब लिंकेज हमेशा 5 कार्बन और 3 कार्बन के बीच में रहता है। तो हमारा ऑप्शन क्या रह जाएगा? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कौन से कार्बन पे होता है? 5 और 3 कार्बन पे। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट। यहाँ अपने ने 6 कार्बन बनाए, 5 ही बेस है ना? हाँ ठीक है, सही है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज नोन एज विच रिएक्शन होती है? इन्वर्जन रिएक्शन। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको? इन्वर्जन। और इन्वर्जन क्यों बोलते हैं? सुक्रोज का खुद का डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर होता है, बट जब वो हाइड्रोलाइज होता है तो अभी हमने देखा तो 2 यूनिट बने थे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो जो ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बट फ्रुक्टोज वो लीवो रोटेटरी ज़्यादा एंगल पे -94 समथिंग रहता है, तो ओवरऑल रोटेशन नेगेटिव हो जाता है। तो जो डेक्स्ट्रो था उसका फाइनल रोटेशन नेगेटिव में आ रहा है, तो इन्वर्जन बोलते हैं इसी को, इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। सो आई होप आपको मज़ा आई होगी, पूरे क्वेश्चंस में कुछ नई बातें पता चली होंगे, कुछ नए कंसेप्ट्स आपको देखने को मिले होंगे। अब हमारा जो नया टारगेट रहेगा कि हम मैक्सिमम इस पार्ट को, इस ब्रह्मास्त्र इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री की सीरीज़ को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपस में दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, हमने ये सुन रखा है। ठीक है, आई होप हम नेक्स्ट सीरीज़ में और एनर्जी और लोगों के साथ और मोटिवेशन के साथ जुड़े। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।